एपिसोड 305। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रेहान और किया लंच के लिए वहां से चले जाते हैं। वहीं रूहानी अर्थ की बातों को सुनकर उसकी जमकर पिटाई करती है। अब आगे रेहान ने किया के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करवाया था। उसने अभी तो ज्यादा कुछ नहीं करवाया था, लेकिन जिस प्राइवेट रूम में वह लोग लंच करने वाले थे वहां बड़े और खूबसूरत फूलों से उसे रूम को सजाया गया था, जो कि पिया के पसंदीदा फूल थे। पूरे कमरे में ताजे फूलों की खुशबू फैली हुई थी। तभी वहां रेहान और किया अंदर आते हैं। जैसे ही किया अंदर आती है तो फूलों की खुशबू से उसकी आंखें बंद हो जाती है। वह उन खुशबू को अपने अंदर महसूस करने लगती है। उसे ऐसे देखकर रेहान के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी मेहनत बर्बाद नहीं, कहीं उसकी एंजल को या पसंद आया, यही सोचकर वह खुश हो जाता है। थोड़ी देर में वेटर खाना लेकर आता है। सभी किया के पसंद का खाना था। रेहान प्यार से किया को खाना शुरू करता है और दोनों बहुत ही अच्छे से अपना खाना खत्म करते हैं। जब जाने की बारी आती है तो रेहान किया था हाथ पकड़ लेता है और वह उसे अपने साथ एक दूसरे रूम में लेकर जाता है, जिसे उसने पहले से ही बुक कर रखा था। किया ये देखकर उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वही उसकी बातों को सुनकर रेहान बोलता है, बस थोड़े सुकून के पल तुम्हारे साथ गुजरते हैं। उसकी बातों को सुनकर किया कुछ नहीं बोलता और शांत हो जाती है। वह लोग रूम के अंदर आते हैं। रूम में भी फूलों की डेकोरेशन की गई थी, जिस वजह से उसे रूम में चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। वही रेहान किया को बैठता है और अपने को उतार कर साइड में रख देता है। वही किया बस रेहान को देख रही थी। वह कुछ नहीं बोल रही थी। वह जो कर रहा था उसे करने दे रही थी। रेहान उसके पास आता है और उसके पैरों को उठाकर बेड पर रख देता है और बोलता है, तुम बहुत थक गई हो, इसलिए पहले आराम करो। वही किया उसे बोलने वाली थी कि या तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जब तक मैं वह बोलती है रेहान अपना काम कर चुका था। आप किया कुछ नहीं बोलता और शांति से लेट जाती है। नहीं, रेहान दूसरी तरह साइड जाकर किया के बगल में लेट जाता है। इस वक्त रेहान व्हाइट शर्ट और ग्रे कलर के पेट में था। ये ड्रेस उसके ऊपर बहुत ज्यादा जच रहा था। जहां किया की खूबसूरती को रेहान बस बिना पल के झटका निहार रहा था, वही किया को रेहान इस वक्त कामदेव से काम नहीं लग रहा था। वही थोड़ी देर इस तरह देखने के बाद रेहान आगे बढ़कर किया को अपनी बाहों में भर लेता है और प्यार से उसके चेहरे को देखने लगता है। फिर धीरे धीरे उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। यह महसूस करते ही किया भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब रेहान उसके होठों को धीरे धीरे कर किस करने लगता है। पहले तो किया बिल्कुल शांत थी, वह कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह मदहोश होने लगती है और रेहान की किस्म उसका साथ देने लगती है। पता नहीं कितनी देर तक और दोनों एक दूसरे को बेचैन होकर चूमते रहे। फिर उसके बाद किया की सांस फूलने लगी तो रेहान धीरे से उसे खुद से अलग करता है और उसके गर्दन में अपना मुंह छुपाकर उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर महसूस करने लगता है। किया के शरीर से आने वाली खुशबू रेहान को मदहोश कर देती थी। वह खुद को कैसे रोक रहा था यह वही जानता है। किया लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसका सीन ऊपर नीचे हो रहा था। इस वक्त रेहान का असर उसके सीने पर था, जिस वजह से उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा था। वह धीरे से बोलता है, एंजल तुम शांत हो जाओ, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे इस तरह करना मुझे बेचैन कर रहा है। वही उसकी बातों को सुनकर किया की तो सांसें एकदम से रुक जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस लेना ही भूल गई हो। वही जब रेहान देखा है कि उसकी सांसें रुक गई है तो वह जल्दी से अपना चेहरा उसकी गर्दन से बाहर निकाल कर उसे ध्यान से देखा है। वही किया आश्चर्य से उसकी ओर देख रही थी तो रेहान मुस्कुराते हुए बोलता है, एंजल मैं तुम्हें सांस रोकने के लिए नहीं कहा था, इसलिए प्लीज तुम जल्दी जल्दी सांस लो, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी सांसें रुक जाएंगे। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगता है कि आपको समझ नहीं आता कि वह क्या बोले हैं। इस तरह शांत होकर रेहान को देख रही थी, पर अब सांसें वह लेने लगी थी।
रेहान को पता था इस मामले में उसकी एंजल अभी बिल्कुल ही बच्ची है। वह मुस्कुराते हुए किया को अपने सीने से लगा लेता है और बोलता है, तुम आराम करो। इतना बोलकर वह धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में ही उसके ऐसा करने से किया को नींद लग जाती है। जब शाम को किया की नींद खुलती है तो देखी है रेहान पूरी तरह से तैयार होकर सोफे पर बैठकर उसी को देख रहा था। मैं अपनी जगह से उठकर बैठ जाती है और बोलती है, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो रेहान मुस्कुराने लगता है और बोलता है, जिसके सामने इतनी खूबसूरत उसकी गर्लफ्रेंड है तो वह क्या देखेगा? वही उसकी बातों को सुनकर किया शर्मा जाती है। चलो उठो, हमें कहीं चलना है। उसकी बातों को सुनकर किया उठकर वॉशरूम में जाती है और थोड़ी देर में मुंह धुलकर बाहर आती है तो रेहान उसके हाथों में एक बैग देते हुए तैयार होने के लिए बोलता है। किया जब उस बैग को खोलकर देखी है तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्लैक कलर का गाउन था। ये देखकर किया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे नहीं पता था रेहान क्या करने वाला है, लेकिन वह थोड़ी देर में तैयार होकर आ जाती है। रेहान तो उसे बस देखता ही रह जाता है। ब्लैक कलर में वह इतनी ज्यादा गोरी दिख रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई हीरा चमक रहा हो। वह प्यार से किया के पास जाकर उसके माथे को चूम लेता है और फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह किया को लेकर होटल के दूसरी साइड आता है तो किया ध्यान से उसे और देखने लगती है। होटल का सीन बेहद खूबसूरत था। बाहर से ही उसकी लाइटिंग और डेकोरेशन देखने लायक थी। जैसे ही रेहान और किया होटल में दाखिल हुए, किया की आंखें चमक उठी। उसने सोचा भी नहीं था कि रेहान उसके लिए इतना स्पेशल कुछ प्लान करेगा। रेहान सीधा टॉप फ्लोर पर बनी प्राइवेट रूफटॉप डाइनिंग जगह बुक कर रखी थी। जैसे ही लिफ्ट से दोनों ऊपर पहुंचे, वहां का नजारा किया की सांसें रोक देने वाला था। पूरे रूफटॉप को फेरी लाइट्स और लाल और सफेद गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। बीच में एक खूबसूरत गोल टेबल लगी थी, जिस पर कैंडल्स जल रही थी। चारों तरफ हल्की हल्की हवा बह रही थी और पीछे रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। किया के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थी। उसने धीरे से रेहान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ये सब तुमने मेरे लिए किया? रेहान ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए ही तो हूँ किया। इतने दिनों से तुम्हें डेट पर ले जाने का मन था, आज मौका मिला तो सोचा इसे यादगार बना दूं। रेहान ने अपनी जैकेट उतारकर किया की कुर्सी खींची और उसे बैठाया। वेटर ने आकर शैंपेन और डिनर सर्व किया। प्लेट्स पर स्पेशल डिशेस थी, किया की फेवरेट इंडियन और अमेरिकन डिश, चॉकलेट डेजर्ट और साथ में रेड वाइन थी। किया बार बार चारों तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में चमक और दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है रेहान, मुझे लगा तुम बस बोरिंग से लड़के हो, लेकिन आज तुम्हें देखकर लग रहा है तुम बहुत रोमांटिक भी हो। रेहान हंसते हुए बोला, तो अब मान लिया कि मैं तुम्हारा परफेक्ट बॉयफ्रेंड हूँ। किया ने शरारती अंदाज में उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, अभी सोच रही हूँ। दिन के दौरान दोनों ने खूब बातें की, अपनी पहली मुलाकात और आने वाले दिनों के बारे में। हर बात पर किया की हंसी और रेहान की मुस्कुराहट उस पल को और भी खूबसूरत बना रही थी। कुछ देर बाद म्यूजिक थोड़ा और स्लो और रोमांटिक हो गया। रेहान ने धीरे से हाथ बढ़ाकर किया से कहा, क्या मुझे एक डांस मिलेगा? किया ने हल्की झिझक के साथ उसका हाथ थामा। दोनों रूफटॉप के बीचों बीच खड़े हो गए। चारों तरफ लाइट्स टिमटिमा रही थी, हवा उनके बालों से खेल रही थी। रेहान ने किया को करीब खींच लिया। उसका हाथ किया की कमर पर था और किया का सिर रेहान के कंधे पर। दोनों म्यूजिक की धुन पर धीरे धीरे झूम रहे थे। रेहान ने उसके कानों के पास धीरे से फुसफुसाया, किया, मैं नहीं जानता मैं कितना अच्छा बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। किया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद की और सिर्फ रेहान की गर्माहट महसूस करने लगी।
एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली, और जैसे ही आंखें मिली, समय जैसे थम गया। रेहान ने धीरे से किया के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर एक हल्का सा किस किया। किया ने आंखें झुका ली, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर अचानक रेहान ने शरारती अंदाज में कहा, अगर तुम्हें मेरी ये सरप्राइज पसंद आई है, तो अब मुझे तुम्हारी तरफ से भी एक सरप्राइज चाहिए। किया ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, सरप्राइज? और मैं तो कुछ भी तैयार नहीं किया है, मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उसकी बातों को सुनकर रेहान मुस्कुरा देता है और बोलता है, माय लिटिल एंजल, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए बहुत पूछा है, बस तुम हाँ बोलो, मैं अपना सरप्राइज खुद ही ले लूंगा। उसकी बातों को या नहीं समझ पाए और वह हाँ बोल देती है। इसके हाँ बोलते हैं उसके होठों को अपने होठों से दबा लेता है और उसे बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। वहाँ धीरे धीरे उसके होठों को शक कर रहा था। कभी अपर लिप और कभी लोअर लिप को वह इस तरह से सक कर रहा था जैसे मानो कोई लॉलीपॉप हो। वही किया को अब समझ में आया कि वह किस सरप्राइज की बात कर रहा है। रेहान थोड़ी देर उसे इसी तरह किस करता है, फिर उसे किया के मुंह में एंटर करना था, इसलिए वह अपनी जीभ से ही उसे खोलने का इशारा करने लगता है। किया को ये बड़ा अजीब लग रहा था। वही रेहान देखा है कि किया अपनी में ही खोई है, तो वह धीरे से उसके कमर को दबा देता है, जिससे किया का थोड़ा सा मुंह खुल जाता है। वह उसके मुंह के अंदर अपनी जीभ डालकर उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब किया की सांस फूलने लगती है, तो उसके होठों को छोड़ देता है और उसके कॉलरबोन पर किस करना शुरू कर देता है। आज रेहान पहली बार अपने लिमिट से थोड़ा आगे बढ़कर किया को प्यार कर रहा था। वही किया इस वक्त पूरी तरह से रेहान के प्यार में मदहोश हो चुकी थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही रेहान धीरे धीरे उसके गर्दन और उसके टीनेज की ओर किस करने लगा था। उसका हाथ उसके पेट पर सरक रहे थे, वही दूसरा हाथ उसकी कमर को सहला रहा था। रेहान काफी ज्यादा मदहोश हुआ जा रहा था। जब उसे लगता है कि वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो धीरे से किया को छोड़ देता है, क्योंकि कहीं अगर वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसे कहीं कुछ गलती ना हो जाए और उसकी एंजल उससे नाराज ना हो जाए। इस बात का डर रेहान को हमेशा लगा रहता था, इसी वजह से वह कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करता था। वह दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत देर तक इसी तरह खोए रहते हैं। अब काफी रात हो चुकी थी, इसलिए पिया यहाँ से चलने के लिए बोलता है। रेहान का मन तो नहीं था, लेकिन उसे पता था कि किया को जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ रूहानी अपने विला में वापस आती है। आज वह सारा दिन काम करने की वजह से अर्थ के बारे में भूल गई थी, लेकिन जैसे वह विला वापस आती है तो उसे याद आ जाता है कि अर्थ किया को किडनैप करने का प्लान बना रहा है। वह बेसब्री से किया का इंतजार करने लगती है। उसने किया को डिस्टर्ब ना करने की सोची थी, इसी वजह से उसने अभी तक किया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन अब जब किया वापस आएगी तो उसने डिसाइड किया था कि वह उसे सारी बातें बता देगी। वैसे भी पहले ही उसे इस एजेंट पर शक हो रहा था, लेकिन किया ने उसे मना कर दिया था कि जब तक वह उसे किसी तरह का खतरा नहीं पहुंचाता है तो वह लोग कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी वह एक सीक्रेट एजेंट है, हो सकता है वह किसी कारणवश यहाँ आया हो। लेकिन जब रूहानी साफ साफ उसके मुंह से किया को किडनैप करने की बात सुनती है, तो उसका डाउट अब पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो अब आगे क्या होने वाला है, क्या रूहानी की गलतफहमी दूर होगी? चलिए जानने के लिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 306। अब आगे रूहानी ने अपनी गार्ड अर्थ के पीछे लगा रखे थे। वही अर्थ अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही वह अपने विला के गेट के सामने पहुंचता है तो वह सोचता है कि अगर उसके घर वालों ने उसके बारे में पूछा तो वह क्या जवाब देगा, क्योंकि अर्थ के चेहरे अभी भी सूजे हुए थे। उसकी आंखों में सूजन थी और काला घेरा बन चुका था। वहीं उसके गाल भी सूजे हुए थे, क्योंकि रूहानी ने अच्छे से उसका चेहरा बिगाड़ा था।
वह थोड़ी देर तक गेट के बाहर ही अपनी गाड़ी में बैठा रहता है और सोचता है कि जाए कि ना जाए। अंत में वह डिसाइड करता है कि उसे नहीं जाना चाहिए, वरना उसे सभी के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। इसलिए वह सोचता है कि एक आध दिन बाद वह घर आएगा। अभी वह घर बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। यही सब सोच के वह अपनी गाड़ी वापस से मोड़ लेता है और अपने फार्म हाउस की तरफ चला जाता है। वही रूहानी के आदमी जो उसका लगातार पीछा कर रहे थे, वह लोग जब ये सब देखते हैं तो तुरंत रूहानी के पास फोन करते हैं। जैसे ही रूहानी अपना फोन रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से उसका गार्ड बोलता है, मैम वह लोग बॉस के घर के सामने शायद बॉस के ऊपर नजर रखने के लिए आए थे। तब रूहानी बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो? तब वह गार्ड बताता है, जी हाँ मैम, उस आदमी की गाड़ी यहाँ काफी देर तक रुकी थी। शायद वह किसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ आया था और हमें लगता है कि उसे जब पता चल गया होगा तो वह यहाँ से फिर चला गया। तब रूहानी बोलती है कि वह कहाँ गया, तुम उसका पीछा कर रहे हो कि नहीं? तो वह लोग बोलते हैं, हाँ मैम, हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वह इस समय सिटी के दूसरे साइड अपने घर की ओर गया है, लेकिन वहां जाने के लिए हमें परमिशन नहीं मिली, इसलिए हम वहां अंदर नहीं जा सके। इसलिए हमें नहीं पता कि वहां बने विला में कौन सा विला उसका है। वही उसकी बातों को सुनकर रूहानी सोच में पड़ जाती है। वह कहती है कि ठीक है, तुम लोग वही उसका इंतजार करो और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके बारे में मुझे सूचित करना। इतना बोलकर वह फोन रख देती है। अब रूहानी को लगता है कि मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आखिर में वह किया के घर तक पहुंच चुका है। इसका मतलब किया को उससे खतरा है। अभी तक तो वह लोग सोच रहे थे कि शायद वह अपने किसी काम से आया होगा, लेकिन अब रूहानी को पूरी तरह से क्लियर था कि वह सिर्फ किया के लिए यहाँ आया है। ये सब सोचते हुए रूहानी हाल में ही इधर से उधर घूम रही थी। वही थोड़ी देर बाद लिया और आयुष वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वह रूहानी को इस तरह चहलकदमी करते हुए देखती है तो उसके पास जाकर पूछती है, क्या बात है रूहानी, तुम कुछ ज्यादा परेशान लग रही हो। वही रूहानी उन्हें देखती है तो सोचती है, क्या मुझे इन लोगों को बताना चाहिए? अगर मैं इन्हें बताऊंगी तो ये लोग भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन फिर सोचती है कि नहीं, मुझे इन्हें बताना चाहिए। बात किया की है, अगर मेरी होती तो मैं इन्हें परेशान ना करती, लेकिन बात किया की है। अगर बाद में इन्हें पता चलेगा तो यह मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। यही सोचकर रूहानी सुबह से हुई सारी बातें उन्हें बता देती है। रूहानी जब लिया और आयुषी को सारी बातें बता रही थी, उसी वक्त ईशा भी वहां पहुंच गई थी। जब उसने ये सारी बातें सुनी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह गुस्से में बोली, आखिर में किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो किया को परेशान करने की सोच रहा है। मुझे लगता है उसे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। वही उसकी बातों को सुनकर वह लोग सब उसे देखने लगी। तब आयुषी कहती है, चिल यार चिल, थोड़ा शांत रहो, हम उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि वह कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, इसलिए हमें ये सब सोच समझकर करना होगा। उसकी बातों को सुनकर रूहानी भी बोलती है, हाँ आयुषी सही बोल रही है, इसलिए हमें सभी चीजों को सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। वहीं अब ये चारों मिलकर एक अच्छा प्लान तैयार करने लग जाती हैं। दूसरी तरफ किया को छोड़ने रेहान उसके विला तक आता है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था किया को छोड़ने का, लेकिन उन लोगों ने काफी वक्त एक साथ बिता लिया। परेशान रेहान की गाड़ी विला के बाहर आकर रुकती है। इस वक्त रेहान और किया गाड़ी के अंदर बैठे थे। रेहान किया को अपने सीने से लगाए हुए था और वह धीरे धीरे उसके सर पर उसके बालों में अपना हाथ फेर रहा था। वही टिया सुकून से अपनी आंखें बंद कर रेहान के सीने में अपना सर रख लेटी हुई थी। कुछ देर तक वह लोग ऐसे ही खामोश बैठे रहते हैं।
तब रेहान बोलता है, एंजल अब फिर कब मिलेंगे और फिर कब एक साथ यह हसीन पल गुजारेंगे। उसकी बात को सुनकर किया रेहान के सीने से अलग होती है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। उसकी मुस्कुराहट इतनी प्योर और सॉफ्ट थी कि उसे देखकर रेहान का दिल जोरों से धड़क जाता है। वह उसकी इस मुस्कुराहट पर फिदा हो जाता है। वह प्यार से एक बार फिर से किया के होठों को किस कर लेता है और बोलता है, अगर तुम इसी तरह मुझे सेड्यूस करती रहोगी तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। कितना मुश्किल होता है मुझे खुद को रोक पाना। अगर तुम मेरे सामने हो तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाता हूँ। उसकी बातों को सुनकर किया शर्माकर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उसे इस तरह शर्माता देखकर अचानक ही रेहान के मुंह से निकल जाता है, हाय तुम्हारा ये शर्माना एक दिन मेरी जान लेकर मानेगा। उसका इतना बोलना था कि किया जल्दी से अपनी नजरें उठाकर उसे देखती है और इस वक्त उसकी आंखें गुस्से में उसे देख रही थी। वहीं जब उसकी आंखों को रेहान देखता है तो समझ जाता है शायद उसने गलत बोल दिया, तो वह मुस्कुराते हुए प्यार से उसके माथे को किस कर लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता था मेरी एंजल को मेरे ये शब्द इतना तकलीफ पहुंचाएंगे, वरना मैं कभी ऐसा ना बोलता, पर आगे से अब मैं ध्यान रखूंगा। उसके इतना कहते ही किया का गुस्सा ठंडा हो जाता है। आखिर में वह कैसे रेहान के मुंह से मौत जैसे शब्द सुन सकती थी। आखिर में उसने मौत को कितने करीब से देखा था, ये तो उसका दिल ही जानता था। रेहान किया से बोलता है, एंजल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तुम्हें जाने देने का, क्या हम कुछ और वक्त एक साथ नहीं रह सकते। तब किया बोलती है, काफी देर हो गया है, मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए, हम फिर कभी मिलेंगे अब जाकर। रेहान ने उसकी आवाज सुनी थी। आखिर में उसकी एंजल बहुत कम बोलती थी, लेकिन जो बोलती थी वह बहुत सोचकर बोलती थी। वह मुस्कुराने लगता है। उसे अच्छे से पता था किया के दोस्त उसका इंतजार कर रहे होंगे और किया उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से वह जाने की बात करती है। लेकिन रेहान उसे परेशान करने के लिए बोलता है, एंजल क्या तुमको मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम मुझे भगाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अब तुमसे नहीं मिलूंगा। और वैसे उसकी यह बात सुनकर किया तुरंत उसकी ओर देखने लगती है और घबराकर बोलती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इतना बोलकर वह चुप हो जाती है, क्योंकि वह रेहान के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट देख लेती है और अब उसे समझ आता है कि रेहान उसे बस परेशान कर रहा था। वहीं रेहान मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था मेरी एंजल भी मुझसे मिलने के लिए उतना ही बेसब्र रहती है जितना मैं रहता हूँ। इतना बोलकर वह फिर से किया के गालों में किस कर लेता है। उसका बस चले तो वह दिन भर किया के गालों को चूमता रहे। उसे किया के गाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगते थे, जिस वजह से उसे बहुत किस करने का मन करता था, पर कहीं किया नाराज ना हो जाए, इस वजह से वह अपने आप पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करता था। लेकिन फिर भी जब वह खुद पर कंट्रोल नहीं करता तो बार बार वह उसके गालों को किस कर लेता है। वही किया को उसका इस तरह से पपर करना बहुत अच्छा लगता था। उसका इस तरह से किस करना, उसका केयर करना, उससे प्यार करना को बहुत सुकून पहुंचाता था। आखिर में पिछली जिंदगी में इसी प्यार की वजह से उसकी जान चली गई थी। प्यार के बदले में उसे क्या मिला था? धोखा और धोखा। पर इस जन्म में जब उसे इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिल रहा है, तो भला वह इसका क्यों ना साथ दे। वैसे अब किया थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी सोचने लगी थी। जहां वह सारा दिन बस काम करती रहती थी, अब रेहान के आने की वजह से उसे भी लगता था कि उसे भी अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। वही रेहान के साथ रहने की वजह से अब उसे भी रेहान की आदत लगती जा रही थी। उसका प्यार करना और उसका प्यार से उसके सर को सहलाना, उसके माथे को चूम लेना, ये सब किया को बहुत ही ज्यादा सुकून पहुंचाता था।
उसे तो पता भी नहीं चला कब वह रेहान से इतना प्यार करने लगी। अगर कोई रेहान की तरफ नजरें उठाकर भी देख लो तो उससे बर्दाश्त नहीं होता था। वही रेहान अभी इन सब बातों से अनजान था। उसे तो लगता था बस वही किया से इतना ज्यादा प्यार करता है और वह भी किया के दिल में अपनी जगह बनाने में लगा था। अगर उसे पता चल जाए कि किया भी उसे उतना ही प्यार करती है जितना वह उसे करता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना हो। पर किया का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होता था जिसे देखकर वह समझ सके। इसलिए अभी तो वह गलतफहमी में ही था। थोड़ी देर बाद रेहान और किया एक दूसरे को बाय कर वहां से अपने अपने विला की ओर चल देते हैं। जैसे ही किया विला के अंदर आती है तो देखती है कि रूहानी, ईशा, आयुषी और लिया एक साथ बैठकर किसी गंभीर टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि यह लोग किस बात पर चर्चा कर रहे हैं। वह कुछ नहीं बोलती और वहां आ जाती है। जैसे ही रूहानी किया को देखती है तो वह मुस्कुराकर बोलती है, तुम्हारी डेट कैसी गई? वही उसकी बातों को सुनकर किया थोड़ा सकपका जाती है। वह सोचने लगती है कि इन लोगों को कैसे पता चला कि मैं डेट पर गई थी। वही उसे शांत देखकर रूहानी हंसने लगती है और बोलती है, तुम यही सोच रही हो ना कि हमें कैसे पता चला? तो यार सिंपल सी बात है, रेहान जीजू जिस कदर तुम पर अपनी जान छिड़कते हैं तो जाहिर सी बात है अगर वह तुम्हें लेकर गए हैं तो उन्होंने डेट तो जरूर प्लान कर रखा होगा। और जब अब तुम इतनी देर से आ रही हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारी डेट बहुत अच्छी गई होगी। देखो ना कैसे तुम्हारा चेहरा खिला खिला सा लग रहा है। उसकी बात को सुनकर किया हल्का सा मुस्कुरा देती है। वही अब रूहानी के दिल को भी संतोष मिल जाता है कि वाकई में किया की डेट अच्छी गई है। तभी किया रूहानी के पास बैठते हुए बोलती है, तुम लोग किस बात पर डिस्कशन कर रहे हो? तब रूहानी गंभीर होते हुए उसे सारी बात बताती है। जैसे ही तुम रेहान के साथ निकली तो मैं भी तुम्हारे पीछे ही आई। फिर वहां पर क्या हुआ उसने सारी बात बता दी। ये सुनकर किया के हाथों की मुट्ठियां बंध जाती है। वह गुस्से में बोलती है, मुझे यकीन नहीं होता। ये कितना बड़ा एहसान फरामोश है। मैंने उसकी जान बचाई और बदले में वह मुझे किडनैप करना चाहता है। तो क्या ये सब एक ट्रिक थी उसकी? लेकिन नहीं, वह ट्रिक नहीं हो सकता क्योंकि वहां जो कुछ भी हुआ था वह रियल था। तो फिर यह क्या चाहता है मुझसे? वही उसके गुस्से को देखकर रूहानी बोलती है, शांत हो जाओ या वैसे भी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। वैसे भी मैंने उसके लिए अच्छा प्लान तैयार किया है। तुम बस अपने काम पर फोकस करो, बाकी चिंता मत करो, मैं हूं ना उसके लिए। उसकी बातों को सुनकर अब लिया, ईशा और आयुष भी बोलने लगती है कि हाँ हम लोग हैं ना, तुम उसकी टेंशन ना लो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये लोग अर्थ के साथ क्या करने वाले हैं? जाने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की ओर। एपिसोड 307। अब आगे उन लोगों की बातों को सुनकर किया मुस्कुराकर बोलती है, मुझे इतने छोटे से बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम लोग उसे अच्छे से हैंडल कर लोगे। इतना कहकर वह मुस्कुरा देती है। वही उसके भरोसे को देखकर वह लोग भी मुस्कुरा देते हैं। किया उन लोगों से पूछती है, क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया? तो वह लोग बोलते हैं, हाँ हमने खा लिया है, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वही वह लोग बैठकर थोड़ी देर किया से हंसी मजाक करते हैं। फिर सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अक्षत ताज बहुत ज्यादा खुश था। वह जब मॉल से लौटकर आया था तो उसने किया के लिए कुछ अच्छे गिफ्ट लाए थे और गिफ्ट के तौर पर यह ऐसे गाने की सीडी थी जो अभी अभी रिलीज हुई थी, और यह भी एक ऐसी सिंगर के गाने की सीडी थी जो साल में बस 3 या 4 गाने ही कंपोज किया करती थी। उसके म्यूजिक वह खुद ही तैयार किया करती थी और यह पूरे साल ट्रेंडिंग लिस्ट में बना रहता था।
इंडिया हो या अमेरिका या फिर इटली, जापान या रूस, हर देश में उसके कंपोज किए इस गाने को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, जिस वजह से उसकी फैंस फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा थी। और यह कोई और नहीं बल्कि सरगम के गाने की डीवीडी थी। उसका गाना बहुत ही ज्यादा फेमस था। आज तक कभी किसी ने सरगम को नहीं देखा था। वह सबके लिए एक रहस्य थी। अगर कोई उससे अपने लिए गाना कंपोज करने को कहता था तो वह उसे मना कर देती थी। किसी के पास उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। सभी उसके सेक्रेटरी से कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन वह भी उसके लिए आसान नहीं था। कहा जाता था कि वह एक बहुत बड़ी हस्ती है और उसकी सेक्रेटरी भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, जिस वजह से कोई भी आसानी से उस तक नहीं पहुंच सकता था। वही सरगम से अगर कभी कोई अपने लिए गाना या म्यूजिक कंपोज करवाना चाहता था तो उसे इसके लिए बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती थी। लेकिन वह भी इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि वह कभी किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती थी। लेकिन किसी वक्त उसका मन कर गया तो वह बाय चांस कोई एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती थी, जिस वजह से वह इंसान खुद को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझता था। और मीडिया में काफी दिनों तक उसकी भी चर्चा लगातार बनी रहती थी। वह भी सरगम के गाने की वजह से फेमस हो जाता था। वही अक्षत ने एक बार किया को सरगम के गाने को सुनते हुए सुना था, तो उसे लगा कि शायद उसकी सिस्टर को सरगम के बनाए गाने और म्यूजिक में इंटरेस्ट है। इसी वजह से वह उसके लिए उसके बनाए गाने और म्यूजिक की डीवीडी ले आता है, जिसे उसने बहुत ज्यादा पैसे देकर खरीदा था। यह अभी नया लॉन्च हुआ था, इस वजह से मार्केट में इसके ज्यादा पीस अवेलेबल नहीं थे, और जो भी अवेलेबल थे उसे बड़े बड़े लोगों ने पहले ही बुक कर लिया था। इस वजह से उसे यह मिलने में थोड़ी परेशानी तो हुई, पर वह इसे हासिल कर लिया था। उसने सोचा था कि वह अपनी सिस्टर को इसे गिफ्ट के तौर पर देगा। वही दूसरी तरफ राजश्री जी आज अपने हस्बैंड से पूछती हैं, अर्थ कहाँ है? जब से वह हमसे बहस करके गया है तब से वह अभी तक घर नहीं आया। क्या वह वापस चला गया है? तब राजेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, नहीं, वह यही अपने फार्म हाउस में रुका हुआ है। मैंने उसके पीछे अपने आदमी लगाए हैं, जो मुझे उसकी खबर देते हैं। आजकल वह कुछ ज्यादा अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है। मुझे सुनने में कुछ अजीब सा पता चला है। तब राजश्री जी परेशान होते हुए बोलती हैं, क्या बात है? मुझे बताए। वह दोनों इस वक्त हाल में बैठकर बातें कर रहे थे। तब राजेंद्र जी बताते हैं, मेरे गार्ड ने मुझे बताया है कि अर्थ को चोट लगी है। राजश्री जी घबरा जाती हैं। आखिर में अर्थ उनका बेटा है जिसे वह बहुत प्यार करती हैं। अब बहस करने की वजह से वह उससे नाराज तो थी, लेकिन वह उसकी माँ थी। उसका घबराना तो वाजिब था। वह घबराते हुए बोलती हैं, कैसे, क्या हुआ और उसे कैसे चोट लगी? तब राजेंद्र जी बोलते हैं, उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई थी, उसी ने उसकी पिटाई की है। ये सुनकर राजश्री जी अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं और कहती हैं, यह क्या बात है? आखिर में किसकी हिम्मत हुई उसे मारने की? तब राजेंद्र जी हंसते हुए बोलते हैं, यह कोई लड़की थी जिसने उसकी जमकर धुलाई की है। जरूर उस नालायक ने ही कुछ काम किया होगा, जिस वजह से उस लड़की को गुस्सा आया होगा और उसने उसकी जमकर धुलाई कर दी। ये सुनते ही राजश्री जी का तो मुंह एकदम से खुल जाता है और वह बोलती है, क्या हमारा बेटा ऐसा हो गया है? वह तो कितना ज्यादा खतरनाक है। वह तो लड़कियों से कितना दूर रहता है। उसने तो कभी लड़कियों की तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। फिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो वह लड़की उसके ऊपर नाराज हो गई और उसकी इस तरह से पिटाई की? वही राजेंद्र जी बोलते हैं, मुझे भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। ये तो मेरे गार्ड ने दूर से ही देखकर मुझे बताया है। उन लोगों में क्या बात हो रही थी उसे भी अच्छे से नहीं पता था, लेकिन जानती हो ये सब किया की कंपनी के सामने हो रहा था। यानी वह किया की कंपनी में गया था
तब राजश्री बोलती हैं, क्या वह अपनी बहन से मिलने गया था? तब राजेंद्र जी बोलते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उसे अपनी बहन के बारे में कुछ पता होगा। जरूर वह किसी काम से गया होगा, वरना अगर उसे पता होता कि यह उसकी बहन की कंपनी है, तो वह इस तरह की हरकत वहां पर कभी नहीं करता। आखिर में उसे अपनी बहन के सामने शर्मिंदा तो थोड़ा किन होना है। राजेंद्र जी की बातों से उनकी वाइफ भी सहमत थी। वह भी बोलती हैं, हाँ, मुझे भी लगता है उसे अभी किया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक बार उसे घर आने दो, तब मैं उसकी खबर लेती हूँ। मुझे पता था मेरा बेटा गुस्से वाला और एरोगेंट नेचर का है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। राजश्री जी को अर्थ के ऊपर गुस्सा आ रहा था। वह इतना ज्यादा कैसे कठोर हो सकता है? उसे बिल्कुल भी अपनी बहन की परवाह नहीं है। राजेंद्र जी राजश्री जी का गुस्सा देख सकते थे। वह उसे शांत कराते हुए बोलते हैं, शांत हो जाओ, और यह बस गलतफहमी के कारण हो रहा है। लेकिन देखना, जब उसे अपनी बहन के बारे में पता चलेगा और जब वह अपनी बहन से एक बार मिल लेगा, तब देखना वह कैसे तो वह भी अपनी बहन के पीछे पीछे घूमेगा, जैसे हमारे बाकी के चारों बेटे करते हैं। वही उनकी बातों को सुनकर राजश्री जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हाँ, उसके बाकी के चारों बेटे भी तो ऐसे ही थे। शुरू में उन लोगों ने भी तो ऐसा ही किया था। लेकिन जैसे ही वह अपनी सिस्टर से मिले, वह तो सिर्फ अपनी सिस्टर की गुड लिस्ट में आने के लिए पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं। जब भी उन्हें पता चलता है उनकी सिस्टर आने वाली है, तो अपना सारा काम धाम छोड़कर वह पहले ही आकर घर पर बैठ जाते हैं। और कैसे वह एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं अपनी सिस्टर के साथ समय बिताने के लिए। ये सब बोलते हुए राजश्री जी के होठों पर बहुत ही बड़ी वाली स्माइल थी। वहीं अब उन्हें इस तरह खुश देखकर राजेंद्र जी भी मुस्कुराने लगते हैं और प्यार से उनके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, तुम बिना मतलब के ही परेशान होती रहती हो। तुम्हें नहीं पता है हमारी बच्ची कौन है? आखिर में कोई ऐसा इंसान होगा जो हमारी बच्ची के चाम से बच सका होगा। वहीं उनकी बातों को सुनकर राजश्री जी हंसने लगती हैं। वह लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक गार्ड अंदर आकर उन्हें बताता है कि कुछ समय पहले अर्थ बाबा की गाड़ी यहाँ पर आई थी, पर वह अंदर नहीं आके थोड़ी देर बाहर ही रुके थे और फिर यहाँ से चले गए। ये सुनकर वह लोग सोचने लगे कि आखिर में अर्थ ने ऐसा क्यों किया। तभी राजश्री जी को ध्यान आता है, क्या अर्थ को चोट लगी थी? तब राजेंद्र जी बोलते हैं, हाँ, वह हॉस्पिटल गया था, मेरे गार्ड ने मुझे बताया है। तो राजश्री जी मुस्कुराने लगती हैं और बोलती हैं, जरूर वह अपना मुंह छुपाने के लिए यहाँ नहीं आया। नालायक को आने दो, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। इतना बोलकर वह सोचने लगती हैं, क्या सच में अर्थ को बहुत ज्यादा चोट लगी है? अगर बहुत ज्यादा चोट लगी होती तो शायद वह यहाँ तक नहीं आता। फिर वह कुछ सोचकर शांत हो जाती हैं और सोचती हैं, अब तो सारी बात का पता अर्थ ही बता पाएगा। लेकिन फिर भी वह एक माँ थी, उनका दिल नहीं मान रहा था। तो तुरंत वह अपने एक गार्ड को फोन करती है जो उनके लिए जासूसी का काम करता था। वह उसे अर्थ के बारे में सब कुछ बताती हैं और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहती हैं। वहीं राजेंद्र जी जब राजश्री जी को ये सब करते देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। उनकी बीवी चाहे जितना भी बाहर से गुस्से का दिखावा कर ले, पर वह अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहती है। ये सब सोचकर उनके होठों की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। इसी तरह सबकी आज की रात बीत जाती है। दूसरे दिन सुबह किया तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं बाकी लोग भी अब तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं। वहीं जाते वक्त रूहानी आयुष से कहती है, तुम्हें याद है ना हमारा प्लान क्या है? तब आयुष बोलती है, डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है।
ये कहकर वह एक दूसरे को थम्स अप का इशारा करती हैं और फिर चली जाती हैं। वहीं राजेंद्र जी अर्थ के पास फोन करते हैं और उसे घर आने को बोलते हैं। उन्हें भी अर्थ की चिंता हो रही थी। वह देखना चाहते थे कि वाकई में अर्थ को ज्यादा चोट तो नहीं लगी है। पर ये लड़का था जो कि छुप कर बैठा था, आने को तैयार नहीं था। तो अब मजबूरी में उसे बुलाने के लिए राजेंद्र जी को फोन करना पड़ता है। वहीं अपने पापा का ऑर्डर सुनकर अर्थ ने सोचा कि वह शाम को घर चला जाएगा। इस वक्त सभी अपने अपने काम पर लगे हुए थे। जहां किया अपने मीटिंग में बिजी थी, वहीं दूसरी ओर रूहानी और आयुष अर्थ को उठाने का प्लान बना रही थी। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि आज वह अर्थ को उठाकर अपने अड्डे पर लाएंगी और फिर उसे टॉर्चर करके सारी जानकारी हासिल करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रूहानी अर्थ को अपने अड्डे पर ला पाएगी? चलिए जाने के लिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 308। अब आगे। वही रूहानी सोचती है वह उसे इस तरह खुला नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसने देखा था अर्थ ने कल ही अपने लोगों को किया कि किडनैप करने के लिए ऑर्डर दिया था। अगर वह इसी तरह बाहर खुला छुटा रहा तो किया को उससे प्रॉब्लम हो सकती है। यही सब सोचकर उन लोगों ने अपना प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया था। अब आयुषी और रूहानी के गार्ड अर्थ के पीछे लग गए थे। का अर्थ जहां उसकी भी अपनी एक कंपनी है, वह अपनी कंपनी में जाकर अपना काम कर रहा था। लेकिन काम करते वक्त भी उसके दिमाग में बस टाइगर चल रहा था। आज इतने दिन हो गए पर उसके दिमाग से तो टाइगर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, और इसका सबसे बड़ा कारण बस टाइगर का मांस के पीछे छिपा चेहरा था। वह एक बार उस चेहरे को देखना चाहता था। पता नहीं क्यों उस चेहरे को देखने के लिए अर्थ बहुत ज्यादा बेचैन था। सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे। धीरे धीरे शाम होने वाली थी। राजेंद्र जी को आज ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए वह ऑफिस चले गए थे। वहीं जब शाम हुई तो राजेंद्र जी घर जाने वाले थे, तो उन्होंने सोचा एक बार वह किया से पूछ लेते हैं। शायद उसका काम खत्म हो गया हो तो वह भी घर चले। इसी उम्मीद से राजेंद्र जी किया के पास फोन लगा देते हैं। जैसे ही किया देखती है कि उसके पापा का कॉल आ रहा है, वह तुरंत फोन रिसीव करती है और बहुत ही मीठी आवाज में बोलती है, हेलो पापा, आपने कैसे याद किया? क्या कोई काम है? वहीं उसके सवालों को सुनकर राजेंद्र जी मुस्कुराने लगते हैं। उसकी बेटी इतनी ज्यादा स्ट्रेट और फॉरवर्ड थी कि सीधे मुद्दे पर ही आ जाती है। वह हंसते हुए बोलते हैं, अरे नहीं बेटा, अगर मुझे काम हो तभी मैं तुम्हारे पास फोन करूं क्या? उनकी बातों को सुनकर किया थोड़ा शर्मा जाती है। अपने इस आदत की वजह से कहीं उसके पापा नाराज तो नहीं हो गए, ये सोचकर उसे थोड़ा गिल्टी फील होता है। तब वह माफी मांगते हुए बोलती है, सॉरी पापा, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। इतना बोलकर वह चुप हो जाती है। तब राजेंद्र जी को महसूस हुआ शायद उनकी वजह से उनकी बेटी गिल्ट में चली गई है। तब वह अपनी बात को क्लियर करते हुए बोलते हैं, अरे नहीं बेटा, इसमें सॉरी करने की कोई बात नहीं है। वैसे भी मुझे पता है तुम इस वक्त व्यस्त होगी, तभी तुमने ऐसे बोला है। वहीं किया को पापा की बात सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। तब राजेंद्र जी बोलते हैं, क्या तुम अपने काम से फ्री हो गई हो? तो क्यों ना आज तुम मेरे साथ घर चलो। उसकी बातों को सुनकर किया मना तो करना चाहती थी, क्योंकि उसके पास काम भी ज्यादा था। पर उसके पापा पहली बार उसे कुछ कह रहे थे। वो ऐसे कैसे मना कर सकती थी? उसे अच्छे से पता था वह अपने घर वालों को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती थी। तो वह अपने पापा से बोलती है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगी तो मैं आ जाती हूँ, आप कहाँ हैं? तब राजेंद्र जी बोलते हैं, अरे बच्चा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम कर लो, मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कंपनी आ जाता हूँ, फिर हम दोनों साथ में ही चलते हैं। उनकी बातों को सुनकर किया बोलती है,
कि नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इधर ना आइए, मैं ही आ जाऊंगी। तब राजेंद्र जी मना करते हैं। इस बार किया भी उनकी बातों को मान लेती है और कहती है, ठीक है तो फिर आप आ जाए, मैं जल्दी से अपना काम खत्म कर लेती हूँ। इतना बोलकर वह दोनों फोन रख देते हैं। राजेंद्र जी इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थे। आखिर में उनकी बेटी ने उनकी बात रखी थी और उन्हें मना नहीं किया था। उन्हें अच्छे से पता था कि किया के पास बहुत ज्यादा काम होगा, लेकिन वह अपनी बेटी के इस डिजास्टर से बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। वह बहुत ज्यादा संस्कारी है। बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी और ऐसे ही खुशी खुशी वह तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर किया की ऑफिस की ओर बढ़ जाते हैं। वही अर्थ ने आज प्लान बनाया था। वह अब अपने लोगों को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता था। वह जानता था कि टाइगर उनके लिए एक खतरा बन जाएगी, इसलिए उसे जल्दी ही रोकना पड़ेगा। यही सब सोचकर अर्थ ने अपने आदमियों को टाइगर के पीछे लगा रखा था। उसके आदमी ने बताया था कि टाइगर सुबह से उस कंपनी में गया है, पर अभी तक वापस नहीं आया। ये सुनकर अर्थ सोचता है शायद वह इस कंपनी में इस वक्त वर्क कर रही है, पर वह किस पोजीशन पे है, क्योंकि उसने कल भी देखा था कि वह इस कंपनी से बाहर निकली थी और काफी वक्त तक वहां रही थी। इसका मतलब तो यही साफ होता है कि अगर रोज रोज वह वहां जा रही है तो जरूर वह उस कंपनी में काम करती है। वही अक्षत और रेहान को वहां देखकर उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि वह दोनों वहां क्या करने गए होंगे। अंत में उसने सोचा कि शायद वह लोग वहां बिजनेस मीटिंग के लिए आए होंगे और इत्तेफाक से यह उन्हें मिल गई। लेकिन इत्तेफाक कैसे कहा जा सकता है? अगर इत्तेफाक होता तो वह दोनों इतने ज्यादा करीब थे। उसे तो सोचकर भी शर्मा रही थी। बार बार रेहान का किस करना उसके आंखों के सामने घूम रहा था। फिर अक्षत और मयंक और अमन, ये सब सोचकर अब फिर से उसका दिमाग फटने लगा था। उसे टाइगर से बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसका बस चलता तो वह टाइगर को तुरंत ही उठाकर कैद कर लेता। लेकिन टाइगर कोई आम इंसान नहीं है जिसे हासिल करना इतना आसान हो। इसी सब गुस्से में उसने अपने आदमी उसके पीछे लगा रखे थे। वही सुबह से उसके आदमी उसके पीछे उस कंपनी के बाहर बैठे हुए थे। अब अर्थ का भी काम खत्म हो गया था। उसे पता था कि अब सबके जाने का टाइम हो गया है। धीरे धीरे कर सारे एम्प्लॉय जाने लगे थे। उसके आदमी उसे बराबर सूचना दे रहे थे। अर्थ सोचता है क्यों ना वह वहीं चले और सारा नजारा अपनी आंखों से देखे, क्योंकि उसने किया को किडनैप करने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। उसने अपने आदमियों को अलर्ट रहने के लिए बोला और वह भी अब उसकी कंपनी के सामने आ चुका था। वहीं राजेंद्र जी अब वहां पहुंच चुके थे। अर्थ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पापा यहाँ आए हुए हैं। तभी अर्थ दूर से ही अपनी गाड़ी को ऐसे एंगल में खड़ा करता है जिससे किया अगर बाहर निकले तो वह उसे साफ साफ देख सके। अब तक उसने किया की गाड़ी भी पहचान ली थी, इसलिए अपने कुछ लोगों को उसने उसकी गाड़ी पर भी नजर रखने को कह दिया था। वही थोड़ी ही देर में किया की गाड़ी वहां से चली जाती है, जिसे देखकर अर्थ अपने लोगों से पूछता है क्या टाइगर वहां से चला गया? चली गई। तब वह लोग बोलते हैं, नहीं सर, उस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर था, अभी तक टाइगर वहां नहीं आया। ये सुनकर अर्थ सोचता है कि आखिर में टाइगर ने खाली गाड़ी क्यों भेजी? क्या उसे उसके बारे में पता चल गया और वह उसके लिए कोई ट्रैक बिछा रही है? वह टाइगर को अच्छे से जानता था। वह बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अगर ऐसा हुआ तो वह बुरी तरह से फंस जाएगा, लेकिन अभी उसे पूरी तरह से क्लियर नहीं था। इसलिए वह अपने लोगों को कहता है कि तुम सब बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे सामने इंसान है वह कोई आम इंसान नहीं है। थोड़ी सी भी चुप तुम्हें तुम्हारी जान से हाथ धोने को मजबूर कर देगी। अर्थ के बातों को सुनकर उसके आदमी भी अलर्ट हो जाते हैं।
वही थोड़ी देर में राजेंद्र जी किया के ऑफिस के गेट के सामने पहुंच जाते हैं। वह किया को फोन करते हैं। तब किया बोलती है, बस मैं बाहर ही निकल रही हूँ। इतना बोलकर वह फोन रख देती है। तब राजेंद्र जी अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आ जाते हैं और वह अपने सामने इतनी ऊंची और बड़ी कंपनी को देखकर उसे निहारते रहते हैं। इस वक्त उनके दिल में बहुत ज्यादा खुशी थी। आखिर में यह उनकी बेटी की मेहनत की खड़ी की गई इमारत थी। तो भला वह क्यों न खुश होते। वह ऊपर से नीचे तक उस कंपनी को देख रहे थे। उस कंपनी की चमक उसकी पावर को दर्शा रही थी। ऊपर बना लोगो, ऊपर से उस कंपनी में बना वह बड़ा सा लोगो जिसमें केवी सहगल लिखा हुआ था। उसकी चमक तो देखते ही बनती थी। पहले तो किसी को नहीं पता था कि यह केवी सहगल किसकी कंपनी है, लेकिन अब उन्हें अच्छे से पता था कि यह कंपनी किसकी है और इस नाम के पीछे का राज क्या है। वहीं वह खड़े होकर यह सारा नजारा देख रहे थे। इस वक्त उनकी पीठ अर्थ के तरफ थी और उनका चेहरा कंपनी के गेट की तरफ था, क्योंकि वह किया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी मेन गेट से होते हुए उन्हें अपनी प्यारी सी बच्ची दिखाई देती है, जिसने इस वक्त भी अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वह अच्छे से जानते हैं कि किया इस तरह मास्क लगाकर क्यों रखती है। आज तक उसके कंपनी के वर्कर ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। बस कुछ खास लोग ऐसे थे जो उसकी असली चेहरे को देखे थे, वरना आज तक सिर्फ मास्क में ही उसे पहचाना जाता था। उसे आता हुआ देखकर राजेंद्र जी के होठों पर बहुत ही बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही जैसे ही किया अपने पापा को देखती है तो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। उसे आता देखकर राजेंद्र जी अपनी बाहें खोल देते हैं। वही उसके ऐसा कहने पर किया के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आती है और वह जल्दी से जाकर अपने पापा के गले से लग जाती है। वही वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को किस कर लेते हैं। ये सारा नजारा दूर गाड़ी पर बैठा अर्थ देख रहा था। वह इस वक्त पानी पीने के लिए अपने मुंह में जैसे ही पानी डालता है, सामने का नजारा देखकर उसके मुंह से पानी बाहर निकल जाता है और फिर वह अपनी आंखों को एक दो बार मलकर फिर से देखता है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस जाती है। यह क्या देख रहा है। सामने वाला इंसान देखने में साफ साफ कोई 40-45 साल का बुजुर्ग इंसान लग रहा था, या फिर वह उससे भी ज्यादा 50-60 साल का होगा, लेकिन वह काफी एज का था। इतना तो वह साफ साफ देख सकता था। वही किया को इस तरह उसके गले लगे देखना और उसका इस तरह किया को चूमना, ये सब अर्थ के गुस्से को आग दे रहा था। इस वक्त उसके सीने में आग जल रही थी। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस जाती है, उसका जबड़ा भींच जाता है। इस वक्त उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके सारे शरीर की नसें तन गई थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह मन में सोचता है, कितनी सेमलेस लड़की है। मैंने इसे सोचा था कि यह एक एजेंट है और चीफ तो इसकी बड़ाई। प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को किस कर लेते हैं। ये सारा नजारा दूर गाड़ी पर बैठा अर्थ देख रहा था। वह इस वक्त पानी पीने के लिए अपने मुंह में जैसे ही पानी डालता है, सामने का नजारा देखकर उसके मुंह से पानी बाहर निकल जाता है और फिर वह अपनी आंखों को एक दो बार मलकर फिर से देखता है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस जाती है। यह क्या देख रहा है। सामने वाला इंसान देखने में साफ साफ कोई 40-45 साल का बुजुर्ग इंसान लग रहा था, या फिर वह उससे भी ज्यादा 50-60 साल का होगा, लेकिन वह काफी एज का था। इतना तो वह साफ साफ देख सकता था। वही किया को इस तरह उसके गले लगे देखना और उसका इस तरह किया को चूमना, ये सब अर्थ के गुस्से को आग दे रहा था। इस वक्त उसके सीने में आग जल रही थी। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस जाती है, उसका जबड़ा भींच जाता है। इस वक्त उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके सारे शरीर की नसें तन गई थी।
उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह मन में सोचता है कितनी सेमलेस लड़की है। मैंने इसे सोचा था कि यह एक एजेंट है और चीफ तो इसकी बड़ाई करते नहीं थकते हैं, लेकिन आज इसका असली चेहरा देखकर मुझे इससे नफरत हो रही है। लेकिन उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि काश ये सब उसका सपना होता, काश ये सब उसकी आंखों का धोखा होता। लेकिन जो कुछ वह देख रहा था वह गलत नहीं था। वह इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर वह टाइगर को मारे। इस बार उसका मन बिल्कुल भी उस आदमी को मारने को नहीं कर रहा था। इस बार तो अब उसका सारा गुस्सा टाइगर के ऊपर दिखाई पड़ रहा था। वही गुस्से से अपना दांत खींचते हुए अर्थ बोलता है, घटिया लड़की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू कितनी ज्यादा सेमलेस है, आज तेरी हकीकत दिखाई दे रही है। वही किया के डैड किया से प्यार से बोलते हैं, बच्चा तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। तब किया बोलती है कि हाँ आज का कंप्लीट हो गया है, लेकिन बाकी काम। और इतना बोलकर अपने हाथों में लाई फाइल को दिखाती आती है तो उसके डैड मुस्कुराने लगते हैं। यानी उसकी बेटी अब रात भर काम करने वाली है। ये सोचकर उन्हें अपनी बेटी के लिए थोड़ा अफसोस होता है। तब वह प्यार से फिर से उसके सर पर हाथ फेरते हैं और उसके माथे को चूमते हैं और कहते हैं, बच्चा कभी अपने ऊपर भी ध्यान दो। तो इतना ज्यादा काम करना अभी जरूरी नहीं है, अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है। वैसे भी तुमने इस उम्र में जितना अचीव किया है उसको अचीव करने में लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन जब तुमने इतना कुछ हासिल कर लिया है तो अब थोड़ा रिलैक्स भी कर लो। उनकी बातों को सुनकर किया मुस्कुराने लगती है और बोलती है, ठीक है पापा, मैं आपकी बातों को मानती हूँ। तब राजेंद्र जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ मानती हो पर करने वाली नहीं हो, ये तो मुझे भी पता है। ये सुनकर किया भी उनके साथ हंसने लगती है। वही दूर बैठा अर्थ किया को इस तरह उस आदमी से हंसते मुस्कुराते देखकर उसका तो खून ही खौला जा रहा था। तभी राजेंद्र जी जल्दी से किया को बोलते हैं, चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार बहुत ही बेसब्री से कर रही है। तुम्हें तो पता है वह हमेशा ही मौका ढूंढती रहती है कि कब वह तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सके। उनकी बातों को सुनकर किया को भी लगता है कि वाकई में वह अपनी माँ के साथ समय नहीं बिता रही है। तब वह बोलती है, हाँ चलिए हमें चलना चाहिए, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। इतना बोलकर किया गेट खोलकर बैठने लगती है। तब राजेंद्र जी कहते हैं कि रुको, मैं तुम्हें आराम से बैठा देता हूँ। उनकी बातों को सुनकर किया को महसूस होता है पिता की केयर कैसी होती है। भले बच्चे कितने भी बड़े हो जाए पर पिता उन्हें छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट करता है। ये सोचकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आती है। वहीं राजेंद्र जी गेट खोलकर आराम से किया को बैठाते हैं। अर्थ भी बाहर दूर गाड़ी के अंदर से यह सारा नजारा देख रहा था। तभी राजेंद्र जी पलटकर दूसरी ओर जाते हैं और गाड़ी खोलकर उसमें बैठ जाते हैं। वह लोग तो गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन अर्थ का तो राजेंद्र जी का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें ही थम गई हो। उसका हाथ अपने आप उसके दिल की जगह पर चला जाता है। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि लग रहा था कि तुरंत ही उसके प्राण निकल जाएंगे। ये सब वह क्या देख रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। यह उसके डैड हैं। फिर वह इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं? अर्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी सांसें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। अभी तक उसने अपने चारों भाइयों को देखा था, फिर रेहान और अब उसके डैड। हे भगवान, ये सब क्या है? उसे लग रहा था कि इसी पल वह मर जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? उसकी सोच के भी परे था। अब इस नालायक को कौन समझाए? एक बार दूसरे नजरिए से भी सोच सकता था, लेकिन गुस्से और क्रोध में उसने कभी दूसरे नजरिए से नहीं सोचा कि वह उसकी फैमिली मेंबर भी हो सकती है। उसे तो बस अपना जासूसी वाला फंडा ही अपनाना था।
इसलिए उसे तो बस वह एक एजेंट ही नजर आ रही थी, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कि यहाँ अपना बदला लेने आई है। इसलिए उसकी पूरी सोच तो बस बदले तक ही जाके सीमित हो गई थी। इसने तो सभी रिश्तों की बात लगा रखी है। अरे यार, इसका दिमाग है कि क्या है? मुझे तो इसके लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं जब वह लोग चले जाते हैं, तब थोड़ी देर में अर्थ अपने होश में वापस आता है। वह तुरंत ही अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वह जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करें। उसे लग रहा था शायद किया उसके डाइट को लेकर कहीं जा रही है। हो सकता है वह उसे नुकसान पहुंचाए। यही सब ख्याल उसके मन में आ रहा था। वह सब उसके गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। अब अर्थ भी बिल्कुल रुकने वाला नहीं था। वह भी अपनी गाड़ी किया की गाड़ी के पीछे ले जाने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे ही उसके सारे आदमी आगे निकल जाते हैं और अर्थ अपनी गाड़ी वहां से निकालता है, तभी उसके गाड़ी के आगे 4 गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिसने उस अर्थ की गाड़ी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर अर्थ को थोड़ा आश्चर्य होता है, पर दूसरे ही पल में उसे टाइगर का ख्याल आता है और तुरंत ही उसके दिमाग में क्लिक होता है कि टाइगर ने अपनी गाड़ी पहले भेजी। फिर वह कुछ देर बाद निकली और फिर उसके डैड आए। फिर टाइगर उसके डैड को लेकर चली गई। अब शायद उसकी बारी है। यानी टाइगर ने उसकी सारी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए शायद किडनैप कर लिया हो, और वह जो अभी तक अपनी फैमिली में नहीं गया था, वह बाहर था इसलिए बचा था। लेकिन आज उसकी भी बारी आ गई। अर्थ के दिमाग में तरह तरह से सवाल उठने लगे थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस गाड़ी से कुछ बाउंसर निकलते हैं। वह इतने हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े थे कि अर्थ चाहकर भी उनसे खुद को नहीं छुड़ा पाता और वह घसीटकर उसे दूसरी गाड़ी में ले जाकर बैठा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अर्थ खुद को बचा पाएगा? उसके हाथों में हथकड़ी डाल देते हैं और उसके मुंह में टेप चिपका देते हैं और उसकी कनपटी पर बंदूक लगा लेते हैं। इस वजह से अब अर्थ बिल्कुल ही खामोश हो जाता है। वैसे भी अगर वह लोग उसे नॉर्मल पकड़ते तब भी अर्थ उनके साथ जाता, क्योंकि उसे इस वक्त अपने पापा की फिक्र हो रही थी और उसे पूरा यकीन था कि टाइगर ने उसके डैड को किडनैप कर लिया है। अर्थ के मन में अब बहुत ही डरावने डरावने सीन चलने लगते हैं। उसे लगता है कि टाइगर एक ही पल में सभी का काम तमाम कर देगी। यह उन लोगों को किस तरह से टॉर्चर करेगी। चीफ ने उसके टाइगर के टॉर्चर करने का तरीका बताया था। ये सोचकर ही उसे अपने फैमिली के लिए डर लगने लगता है। उसे खुद पर टॉर्चर होने से कोई डर नहीं था, लेकिन उसके पापा और उसके परिवार के लोग ये सब सोचते ही उसकी रूह तक कांप जाती है। बेचारा किस समय कौन से ख्याली दुनिया में था, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है यार। आप लोगों को अगर समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताओ। अब आगे क्या होगा जाने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 309। दोस्तों, अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि कुछ गाड़ियां अर्थ की गाड़ियों के सामने आकर उसकी गाड़ी को ब्लॉक कर देती है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब आगे अर्थ के मन में इस समय तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, जिस वजह से उसे अपने फैमिली के लिए काफी ज्यादा डर लग रहा था। वहीं ये सारा नजारा दूर खड़े राजेंद्र जी के गार्ड देख रहे थे। वह भी अब अर्थ की गाड़ी के पीछे लग जाते हैं, जिस गाड़ी में अर्थ को बैठाकर ले जाया जा रहा था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह लोग पिया के लोग हैं। इन्हें सबको चकमा देना अच्छे से आता है। उन लोगों ने पहले गाड़ी को खूब घुमाया, जिस वजह से उनके गाड़ी का पीछा करने वाले भी कंफ्यूज हो गए। फिर उसके बाद उन लोगों ने उन्हें आराम से चकमा देकर वहां से गायब हो गए। वहीं जब राजेंद्र जी के गार्ड और राजश्री जी के गार्ड देखते हैं कि वह लोग उन्हें चकमा दे चुके हैं, तो वह तुरंत ही राजश्री जी के पास कॉल कर उन्हें सब कुछ बताते हैं। वहीं अब राजेंद्र जी और किया दोनों घर पहुंच चुके थे।
वह लोग जैसे ही विला के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि राजश्री जी फोन पर किसी से बात कर रही थी, तो वह लोग शांति से जाकर हाल में बैठ जाते हैं। जैसे ही राजश्री जी अपने सामने किया को देखती हैं तो थोड़ा खुश हो जाती हैं, लेकिन वह अभी भी कॉल पर बात कर रही थी। थोड़ी देर में कॉल कट होता है। उनके चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। वहीं उन्हें इस तरह परेशान होता देखकर किया उनसे पूछती है, मॉम क्या बात है, आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हैं? वहीं राजश्री जी बोलती है, अभी अभी हमारे गार्ड ने बताया है, अर्थ को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर किया को आश्चर्य होता है और वह बोलती है कि मॉम यह अर्थ कौन है? तब राजश्री जी बोलती हैं, ये तुम्हारा 5वां सबसे बड़ा भाई है। यह इस घर में सबसे बड़ा है। महाकिया उनकी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला देती है, लेकिन वह भी अब अपने भाई के लिए थोड़ा परेशान हो गई थी। वैसे तो उसे अपने इस भाई से कोई लगाव नहीं था, लेकिन बात जब उसके परिवार की हो तो वह कैसे शांत रह सकती थी। यहाँ अगर अर्थ को कुछ हुआ तो उसकी फैमिली, उसके माँ और उसके पापा पर क्या बीतेगी, ये सब किया को अच्छे से पता था। इस वजह से अब वह भी थोड़ा अपने भाई के लिए परेशान हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अब तक रूहानी और आयुषी ने अर्थ को किडनैप कराकर अपने डाक विला भेज दिया था। थोड़ी देर में वह लोग भी अर्थ के पास पहुंच जाती हैं। इस वक्त अर्थ के मुंह पर टेप चिपकाया गया था। उसके हाथों को हथकड़ी से कुर्सी पर लॉक कर दिया गया था। उसके पैरों में भी लोहे की जंजीरों से लाक लगा दिया गया था, जिस वजह से वह बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलडुल नहीं सकता था, क्योंकि आयुषी और रूहानी को अच्छे से पता था कि वह एक सीक्रेट एजेंट है, इसलिए बचने के 1000 तरीके उसके पास होंगे। वह कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए उन लोगों ने उसके साथ इतनी ज्यादा सख्ती की थी। थोड़ी देर में अर्थ वहां खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। वह अपने चारों तरफ देखकर सोचता है कि वह इस वक्त कहाँ हो सकता है, क्योंकि इस वक्त उसके यहाँ जिस वक्त लाया गया था उस वक्त उसके आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, जिस वजह से वह रास्ते को बिल्कुल भी नहीं देख पाया था। लेकिन इस वक्त उसके आंखों पर पट्टी नहीं बंधी थी। वह उस कमरे को साफ साफ देख सकता था। वहां टॉर्चर करने के बहुत से सामान रखे गए थे और दीवारों पर कुछ खून के छींटे भी थे जो ज्यादा पुराने नहीं दिख रहे थे। अर्थ यह सब देखकर समझ गया था कि जो कोई भी है वह बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर लोगों को टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर के करने के टूल देखकर उसे समझ आ गया था कि टॉर्चर करने वाला इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब उसे यकीन हो गया था कि यह टाइगर हो सकती है, लेकिन उसने उसे क्यों किडनैप किया, जबकि वह तो खुद टाइगर को किडनैप करने वाला था। क्या उसके प्लान के बारे में उसे पता चल गया और उसने उसे किडनैप कर लिया? तभी रूम का दरवाजा खुलता है, जिससे रूम के अंदर तेज रोशनी आती है। फिर थोड़ी देर में रूम में जो हल्की डीम लाइट जल रही थी, जिस वजह से अर्थ वहां का नजारा ठीक से नहीं देख पा रहा था। फिर वहां तेज रोशनी हो जाती है। तब अर्थ अपने चारों ओर देखने लगता है। वहीं उसे दूसरे रूम से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर एक पल के लिए तो अर्थ के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह अच्छे से इस जानवर की आवाज पहचान सकता था। यह एक लेपर्ड की आवाज थी। अर्थ समझ चुका था कि टॉर्चर करने वाला इंसान बहुत ज्यादा बेरहम है। हो सकता है वो टॉर्चर करने वाले लोगों को उन जानवरों के आगे फेंक देता होगा, जिस वजह से उसे लाशों को भी ठिकाने लगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी और किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये सब सोचकर अब उसे गुस्सा आने लगता है। ये सारे तरीके उसे अच्छे से समझ में आ रहे थे कि टाइगर के ही हो सकते हैं। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और 2 लोगों के चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों लड़कियां हैं, क्योंकि उसे पैरों के हील की आवाज सुनाई पड़ रही थी। थोड़ी देर में 2 लड़कियां उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं।
जैसे ही अर्थ सामने नजर उठाकर देखता है तो उसके सामने रूहानी खड़ी थी। वहीं आयुषी ने मास्क लगा रखा था। रूहानी ने मास्क इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि उसका चेहरा तो पहले ही रिवील हो चुका था। वहीं रूहानी और आयुषी अर्थ को मुस्कुराते हुए देखती हैं और बोलती है, क्या बात है, तुमने तो बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रखी थी टाइगर को किडनैप करने की, लेकिन अफसोस कि तुम खुद अपने जाल में फंस गए। इतना बोलकर वह दोनों एक दूसरे को ताली दे हंसने लगती हैं। वहीं उसकी बातों को सुनकर अर्थ अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आखिर में तुम लोग कौन हो और क्यों मेरी फैमिली को टारगेट कर रहे हो? उसकी बातों को सुनकर रूहानी को कुछ समझ नहीं आता। वह बोलती है, हम भला तुम्हारी फैमिली को क्यों टारगेट करेंगे, और हमारी फैमिली से और हमें तुम्हारी फैमिली से क्या मतलब है? वह तो तुम हो जो हमें परेशान कर रहे हो। हम जब से यहाँ आए हैं तब से देख रहे हैं, तुम लगातार हमारी खोजबीन कर रहे हो, और अब जाओ और लास्ट में हमें पता चला कि तुम टाइगर को किडनैप कर रहे हो, तो भला हम तुम्हें ऐसे जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं? आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो टाइगर की तरफ आंख उठाकर देख सके, और तुम्हारी इतनी औकात की तुम टाइगर को किडनैप करोगे? उसके साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? अब तुम हमें सब कुछ सच सच बताओ, वरना हम तुम्हारी हालत ऐसी कर देंगे कि तुम मौत की भीख मांगोगे लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। इस वक्त रूहानी अब अपने पूरे खतरनाक वाले अवतार में आ चुकी थी। वहीं उसका ये रूप देखकर अर्थ उसे आश्चर्य से देखने लगता है। ये लड़की देखने में जितनी ज्यादा भोली, मासूम और खूबसूरत थी, उसने तो शुरू जब इसे देखा था तो वह उसे किसी कोरियन मॉडल की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इससे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब जब इसका ये भयानक रूप देख रहा है तो मन में सोचता है कि इससे ज्यादा भयानक तो कोई और हो ही नहीं सकता है। वही अर्थ को खामोश देखकर रूहानी को बर्दाश्त नहीं होता। वह आगे बढ़कर 2-3 पंच अर्थ के मुंह पर जोर से मारती है, जिस वजह से अर्थ का चेहरा एक साइड लटक जाता है। उसके नाक से खून बहने लगा था। उसके होठों के किनारे भी कट गए थे। उससे भी खून बह रहा था। रूहानी ने इतने ज्यादा जोर से पंच जो मारा था, वही अर्थ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मुझे इस तरह क्यों मार रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। आखिर में मेरी गलती क्या है? तब रूहानी हंसते हुए बोलती है, हाँ, मैं तुम्हारी गलती क्या है? अब तुम मुझे इतने बड़े बेवकूफ तो नहीं दिखते हो। तुम टाइगर को किडनैप करना चाहते थे और तुम गलती पूछ रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह झूठ बोलते हुए? वही अर्थ बोलता है, हाँ, मैं टाइगर को किडनैप करना चाहता था क्योंकि मैं उसे पकड़कर ये पूछना चाहता था कि वह मेरी फैमिली को क्यों निशाना बना रही है। आखिर में हमारी उससे क्या दुश्मनी है? तभी रूहानी चिल्लाते हुए बोलती है, चुप, बिल्कुल चुप। बकवास करना बंद करो। टाइगर कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो किसी की फैमिली को निशाना बनाए। वह अपने दुश्मन को सामने से मारती है। उसे कभी किसी की फैमिली को निशाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और तुम्हारी इतनी औकात कि तुम उसे क्या इल्जाम लगा रहे हो? उसने कभी किसी के परिवार का सहारा नहीं लिया। उसे अपने दुश्मन को मारना होता है तो वह सामने से जाकर मारती है। तब अर्थ मुस्कुराते हुए बोलता है, वह टाइगर का बहुत ज्यादा गुणगान कर रही हो। लगता है तुम उसकी बहुत बड़ी वाली फैन हो। लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता है, मैं पिछले काफी दिनों से टाइगर का पीछा कर रहा हूँ, और मैंने देखा है उसने मेरे फैमिली के हर मेंबर को अपने निशाने पर रखा है। वही उसकी बातों को सुनकर रूहानी को समझ नहीं आता। वह तो पिछले कई दिनों से किया के साथ ही है, जो कि ऑफिस के कामों में दिन भर व्यस्त रहती है। उसके पास तो इतना भी टाइम नहीं रहता कि वह अपने घर भी जा सके। फिर यह किसकी बात कर रहा है? उसे लगता है शायद इसे कोई गलतफहमी हो गई है।
तब वह कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है, तुम किसी और को कोई और समझ रहे हो। तब वह मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, वह टाइगर ही है, मैं तो उसे अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ। हजारों की भीड़ में भी अगर उसे खड़ा कर दो तो मैं उसे पहचान जाऊंगा, फिर मुझसे भूल नहीं हो सकता है। तब रूहानी गुस्से में बोलती है, तब मुझे यकीन है कि तुम बकवास कर रहे हो, हमने तुम्हें किडनैप कर लिया है, इसलिए तुम यह अपने बचाव का तरीका हमारे सामने पेश कर रहे हो। लेकिन भूलो मत, तुम्हें इतनी आसानी से हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए साफ साफ बताओ आखिर में किया को किडनैप करने के पीछे तुम्हारा कौन सा उद्देश्य है। वहीं अब आयुषी भी अपने फुल मूड में आ गई थी। वह भी जाकर अर्थ पर अपना हाथ साफ कर लेती है। वह भी 3-4 पंच अर्थ के चेहरे पर लगाती है। अर्थ बेचारा जो अपने चेहरे के लिए इतना ज्यादा परेशान रहता था, आज उसके चेहरे की तो धज्जियां बिगड़ रही थी। वही वह गुस्से में बोलता है, तुम लोग मेरे मुंह पर मारना बंद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर आयुषी को हंसी आ जाती है। तब वह बोलती है, ओ लगता है जनाब को अपने चेहरे से बहुत प्यार है, तब तो मुझे इसका चेहरा बिगाड़ने में बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। ये बोलकर वह उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है। वही अर्थ गुस्से से उसे घूर रहा था। आखिर में ये दोनों लड़कियां उसके साथ क्या करना चाहती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर उसका हाथ खुला होता तो वह बताता, एक ही बार में इन्हें दोनों को ना जमीन पर पटक देता तो कहता, लेकिन बेचारा इस वक्त बहुत ज्यादा मजबूर था। वही वह गुस्से में कहता है कि अभी कुछ देर पहले मैंने उसे अपने पापा को ले जाते हुए देखा है, तुम सच सच बताओ वह मेरे डैड को लेकर कहाँ गई है? वही उसकी बातों को सुनकर अब वह दोनों हंसने लगती हैं। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि यह अपने बचने की ट्रिक अपना रहा है। भला वह उसके डैड का क्या करेगी? उसके डैड कोई अचार बनाने वाली चीज है क्या, जिसे लेकर वह अचार बनाएगी? इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगती हैं। वही उन दोनों की इस तरह की बातें सुनकर अर्थ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह इन लोगों से सच बता रहा था, पर यह बेवकूफ लड़कियां उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अर्थ अपनी बातें इन दोनों लड़कियों को समझ पाएगा? चलिए जानने के लिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 310। अर्थ रूहानी और आयुषी को समझने की कोशिश कर रहा था, पर वह लोग समझने को तैयार नहीं थी। अब आगे वही दूसरी तरफ राजश्री जी यह सारी बातें तुरंत ही अमन और मयंक को भी बता देती हैं। मयंक इस वक्त रेहान के साथ मौजूद था, इसलिए रेहान को भी पता चल जाता है। ये पूरी बात पूरे परिवार में आग की तरह फैल चुकी थी। वह लोग तुरंत ही अलर्ट हो गए थे। आखिर में अर्थ एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसकी खुफिया आइडेंटिटी भी थी। वह सीक्रेट एजेंट था, वह एक डेविल भी था। हो सकता है उसके किसी दुश्मन ने उसे किडनैप कर लिया हो, तो इसी डर की वजह से वह लोग तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं और अपने अपने आदमियों को उसे ढूंढने में लगा देते हैं। वही रेहान और मयंक तो तुरंत ही ऑफिस से निकल जाते हैं। अमन भी अपने ऑफिस से निकल जाता है। अमन एक अच्छा हैकर था, इस वजह से वह तुरंत ही अर्थ की लोकेशन ट्रेस करने लगता है। उसे अच्छे से पता था अर्थ की वॉच में एक स्पेशल गैजेट लगाया गया है, जिससे वह चाहे जितना दूर भी हो उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। वह लोग थोड़ी ही देर में उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं। वही किया भी अब अलर्ट हो गई थी। वह भी अर्थ के लिए अपने लोगों को लगा दी थी। वैसे तो किया ने अभी तक अर्थ को नहीं देखा था और उसे नहीं पता था कि उसका भाई कौन है। कैसा लगता है, लेकिन उसके साथ उसकी मॉम और उसके डैड थे, इस वजह से वह भी उसे ढूंढने में लग गई थी। थोड़ी देर बाद किया का फोन रिंग करता है और उधर से आयुषी की आवाज आती है, बॉस हमने उसे उठा लिया है, अब आप यहाँ आ सकती हैं।
और उससे पूछ सकती हैं। नहीं तो बोलिए हम उसे टॉर्चर कर खुद ही निकलवा लें। तभी किया उसे मना करती है और कहती है, नहीं, उसे टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। पहले हमें उसे आराम से पूछना चाहिए क्योंकि वह एक एजेंट है। अगर उसे हम किसी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे तो चीफ इस बारे में हमसे जरूर पूछेंगे। फिर हम उन्हें क्या जवाब देंगे? उसकी बातों को सुनकर आयुष भी हाँ बोल देती है और फोन कट जाता है। तभी किया की माँ किया से पूछती है, क्या हुआ? क्या तुम्हें अपने भाई के बारे में कुछ पता चला? तब वह बोलती है, नहीं माँ, आयुषी का फोन था। वह दरअसल कुछ काम के लिए फोन की थी। उसकी माँ भी हाँ बोल देती है और वह परेशान होने लगती है। थोड़ी ही देर बाद उसकी माँ के पास फोन आता है कि उसका लोकेशन ट्रेस हो गया है। ये सुनते ही राजश्री जी जल्दी से चलने को बोलती हैं। वहीं राजेंद्र जी उन्हें मना करते हैं, लेकिन राजश्री जी उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। बात उनके बेटे की है तो वह भला कैसे यहाँ रुक सकती हैं। वहीं वह गुस्से में बोलती हैं, जिस किसी ने भी यह हरकत की होगी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वहीं राजेंद्र जी को भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर में किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने उन्हें इस तरह खुली चुनौती दी कि उनके बेटे को ही किडनैप करवा लिया। अब इन सब बेचारों को क्या पता, ये सब कियाद्रा उनकी लाडली बेटी का ही है। पर सब एक दूसरे से अनजान थे। यार, यहाँ बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तो अब क्या होगा आगे? क्या ये लोग लोकेशन पर पहुंच जाएंगे? अर्थ को किडनैप कर रूहानी और आयुष अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सबको पता चल जाता है और अमन अर्थ की लोकेशन का पता लगा लेता है। अब सब लोग वहां के लिए निकल जाते हैं। अब आगे थोड़ी ही देर में वह लोग लोकेशन को ट्रेस करते हुए किया के एरिया में एंटर करते हैं। वह सब ये देखकर आश्चर्य में थे कि यह लोकेशन किया के एरिया का बता रहा है, क्योंकि यह सब इस यहाँ पर पहले आ चुके थे। जब अक्षत के ऊपर हमला हुआ था तब किया अक्षत को लेकर यहीं आई थी। इस वजह से ये लोग भी यहाँ आए थे, जिससे इन्हें पता था कि यह एरिया तो किया का है और यहाँ दूर दूर तक उसी का कब्जा है। फिर यहाँ पर ये तीसरा कौन आ गया जिसने उसके भाई को किडनैप कर लिया? वही जैसे जैसे वह लोग अंदर जा रहे थे वैसे वैसे वह थोड़े भ्रमित होते जा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन लोगों को किया के गार्ड चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस वजह से वह अपनी गाड़ी वहीं रोक देते हैं। इस वक्त वहां 6 से 7 गाड़ियां थी जिसमें रेहान और मयंक एक साथ थे। अमन अपनी गाड़ी पर था और बाकी गाड़ी उनके गार्ड की थी। वही जैसे ही वह लोग वहां आकर देखते हैं तो अमन और मयंक और रेहान को देखकर पहचान जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि यह लोग यहाँ आ रहे हैं। उनके बॉस ने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन वह लोग उन्हें रोक नहीं सकते थे। इस वजह से वह लोग उन्हें बिना कुछ कहे अंदर जाने देते हैं। थोड़ी देर बाद वह लोग लोकेशन को ट्रेस करते हुए टिया के विला के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर उन्हें आश्चर्य होता है, क्या अर्थ यहाँ पर है? आश्चर्य से मयंक रेहान से बोलता है। वहीं रेहान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी वहां रुकती है और सभी गाड़ी से बाहर आते हैं। अमन जल्दी से मयंक के पास आता है और बोलता है, भाई ये क्या? ये तो पिया का विला है। यह उसका स्पेशल स्पेस है और यही उसका डार्क रूम भी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किया ने ही अर्थ को किडनैप करवाया हो? लेकिन वह ऐसा क्या करेगी? तभी मयंक बोलता है, शायद कोई बड़ी गलतफहमी है। चलो चलकर पहले हम देखते हैं। वहीं उनके जाने के बाद अब किया की गाड़ी भी वहां पहुंच जाती है, क्योंकि अमन ने उन्हें लोकेशन सेंड किया था। किया जैसे देखती है कि यह तो उसी का लोकेशन है, तुरंत ही उसका दिमाग क्लिक करता है और वह सोचती है, क्या रूहानी और आयुष ने जिसे पकड़ा है वह उसका भाई है? ये कैसे हो सकता है? क्या वह सीक्रेट एजेंट उसका भाई है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
किया ने इस वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था क्योंकि वह अपने एरिया में अपने गार्ड के सामने आने वाली थी। अभी तक उसके गार्ड ने भी उनका चेहरा नहीं देखा था। वह उनके लिए बस उसकी माफिया क्वीन थी। इसलिए किया अपने चेहरे पर मास्क लगाकर गाड़ी से नीचे उतरती है। वहीं जल्दी से राजेंद्र जी और राजश्री जी भी गाड़ी से नीचे उतरती हैं। राजश्री जी बोलती हैं, बाप रे, ये कितनी भयानक जगह है और उसने अपना स्पेस कितने खतरनाक जगह पर बनाया है। यहाँ किसी को टॉर्चर करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती होगी। वहीं राजेंद्र जी भी चारों ओर देख रहे थे और सब कुछ देखकर ऑब्जर्व करके वह बोलते हैं कि वाकई में वह बहुत ही ज्यादा दिमागदार है जिसने यहाँ ये सब बनाया है। इतना बोलकर वह लोग भी अब अंदर जाने लगते हैं। बेचारी किया क्या बताए कि यह खतरनाक जगह उनकी अपनी बेटी का है। वह कुछ नहीं बोलती। सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी आयुषी और रूहानी को गार्ड सूचित करते हैं कि लेडी बॉस आ गई है। जैसे ही वह लोग ये सुनते हैं तो वह लोग भी रूम से बाहर आ जाते हैं। वही अर्थ बेचारा कुर्सी पर बंधा चिल्लाते ही रह जाता है। तभी किया अंदर आती है तो देखती है रेहान, मयंक और अमन वहां खड़े थे। उन लोगों को देखकर किया को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। ये स्पेस उसकी थी, ये जगह उसकी थी और यह सब लोग अच्छे से जानते थे। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। तभी अमन बोल पड़ता है कि किया, ये तो तुम्हारा विला है, फिर यहाँ भाई का लोकेशन कैसे दे रहा है। जैसे ही उसके मुंह से यह निकलता है, राजश्री जी और राजेंद्र जी तो आश्चर्य से अपनी बेटी को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। जिसे वह अभी तक यहाँ इतना खतरनाक जगह बता रहे थे, वह उनकी अपनी बेटी का था। ये सोचकर तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वहीं राजेंद्र जी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और राजश्री जी तो अपने मन में सोचती हैं, मेरी बेटी तो मुझसे भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सोचकर उन्हें अपनी बेटी के लिए चिंता होने लगती है। तभी राजेंद्र जी बोलते हैं कि तुमने तो अपने दुश्मनों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यकीन है कि यहाँ से तुम्हारे दुश्मन कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं जाते होंगे। बेचारी किया शर्म से अपना सर झुका लेती है। वह क्या बोले उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस वक्त सभी की नजरें किया पर टिकी हुई थी। सभी उसे देख रहे थे और उसके पास बोलने को कोई जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तभी वहां रूहानी और आयुषी आ जाती है, लेकिन जैसे ही वह लोग अपने सामने इन लोगों को देखती हैं तो वह भी आश्चर्य में पड़ जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह सब लोग यहाँ क्यों आए हैं। वह लोग भी चुपचाप खड़े होकर उन सबको देखने लगती हैं। वह क्या बोले उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहां पूरी तरह से साइलेंट छाया हुआ था। इस सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, बस शांति से सब एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी वहां उस चुप्पी को तोड़ते हुए रेहान बोलता है, क्या तुम लोगों ने यहाँ किसी को किडनैप करके लाया है? उसके ये बोलने से आयुष और रूहानी चौंक कर एक दूसरे को देखने लगती हैं। उन लोगों ने तो ये काम बहुत ही सफाई से किया था, फिर कैसे सबको पता चल गया, और खासकर किया के परिवार को अगर उन्हें उनकी हरकतों के बारे में पता चलेगा तो वह कैसे उनका सामना करेगी। यही सब सोचकर वह दोनों बेचारी तो अपनी जगह पर खड़े खड़े ही जम जाती हैं। वहीं उनकी शांति को देखते हुए अब की बार मयंक पूछता है, क्या तुमने किसी को यहाँ लाया है? तब आयुष हकलाते हुए बोलती है, वो हाँ, हमने यहाँ किसी को लाया है। तब अमन बोलता है कि क्यों, तुमने यहाँ किसे लाया है और क्यों लाया है? तब आयुषी जवाब देती है कि वह कोई उनका राइवल है जो किया को किडनैप करना चाहता था। हम बस उसे यहाँ पकड़कर इसलिए लाए थे क्योंकि हमें जानना था कि आखिर में किया से उनकी क्या दुश्मनी है और वह क्यों किया को नुकसान पहुँचाना चाहता है।
ये सब सुनकर तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर में किया को वह क्यों किडनैप करना चाहेगा? राजरी जी को तो समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि शायद वह लोग गलत इंसान के बारे में सुन रहे हैं। भला उनका बेटा अपनी ही बहन को क्यों किडनैप करना चाहेगा और उसे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा? उन्हें तो अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। तब राजश्री जी बोलती हैं, रूहानी बेटा तुमने किसे यहाँ लाया है? तब वह बोलती है कि आंटी यह एक सीक्रेट एजेंट है जो अमेरिका का है और वह हमारा पीछा करते हुए वहां से यहाँ तक आ गया है और उसने पिछले कई दिनों से किया के बारे में सीक्रेट तरीके से जानकारी निकालने की कोशिश की है और अब कल वह उसे किडनैप करने वाला था, लेकिन सही वक्त पर मैं पहुंच गई और मुझसे उसकी लड़ाई हो गई। लेकिन मैंने सोचा था कि एक अच्छा सबक सिखाने के बाद वह सुधर जाएगा, लेकिन आज उसने फिर से वही हरकत की और आज उसने किया को किडनैप करने का पूरा प्लान बना रखा था। जब ये बात मुझे पता चली तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उसे यहाँ उठाकर ले आई। उसकी बातों को सुनकर राजरी जी और बाकी सभी खड़े लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि यह अर्थ ही है, क्योंकि उन्हें अब तक बहुत सी बातों के बारे में जानकारी मिल चुकी थी कि वह टाइगर का पीछा करते यहाँ आया हुआ था और वह ये भी जान गए थे कि कोई किया के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था, पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह उनका अपना बेटा है। अगर उसे किया के बारे में जानकारी ही चाहिए थी तो वह नालायक घर नहीं आ सकता था। वहीं राजश्री जी गुस्से में बोलती है, जाओ उसे पकड़कर यहाँ लाओ। आज मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उनकी बातों को सुनकर आयुषी को समझ नहीं आता कि या तो बेचारी बिल्कुल शांत थी, उसे समझ नहीं आ रहा था जिस इंसान को वह अभी तक अपना दुश्मन समझ रही थी वह उसका अपना बड़ा भाई है। वैसे अभी तक उसने भी उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह भी जब एशिया के सामने आया था तब वह भी मास्क में था, लेकिन रूहानी और आयुष के सामने वह बिना मास्क में था। वही यह सुनकर राजरी जी का ऑर्डर सुनकर रूहानी किया की ओर देखने लगती है। किया उसे आंखों से लाने का इशारा करती है। अभी भी वहां शांति छाई हुई थी। थोड़ी ही देर में रूहानी अंदर जाती है और वह उसके हाथों की हथकड़ी खोलने लगती है। अर्थ ये देखकर आश्चर्य में था। वह हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है जो इस तरह तुम अकेले मेरे सामने आ गई हो और अब तुम मुझे आजाद कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता मैं आजाद होते ही तुम्हें मार डालूंगा? उसकी बातों को सुनकर रूहानी उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे किसी पागल को देख रही हो और तिरछी मुस्कुराहट देते हुए उसे बोलती है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे मारना तो दूर तुम मुझे आंख उठाकर भी नहीं देख सकते हो। मैं चाहूं तो तुम्हें एक पल में ही खत्म कर सकती हूँ, लेकिन तुमने जो रायता फैलाया है चलकर खुद ही समेटो। उसकी बातों को सुनकर अर्थ को समझ नहीं आता। वह उसे आश्चर्य से देखने लगता है। अब उसने कौन सा रायता फैलाया? किडनैप करके तो इन लोगों ने उसे यहाँ लाया है। वहीं उसे इस तरह देखता देखकर रूहानी मुस्कुराते हुए कहती है, जहाँ पनाह आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए जहाँ पनाह आप मेरे साथ साथ चलिए, बाहर आपको सब समझ में आ जाएगा। आप जैसे राजा साहब को लेने के लिए आपके सभी कर्मचारी आए हुए हैं। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगती है। उसकी बातों को सुनकर अर्थ बहुत अजीब सा महसूस करता है। वह सोचता है, क्या इसका स्क्रू ढीला हो गया? यह मुझे मारने आई थी, लेकिन लगता है ये खुद ही पागल हो गई है। लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वैसे भी अगर मौका मिल रहा है छूटने का तो पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, बाद में तो इस लड़की को अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसने मेरे चेहरे को बिगाड़ दिया है। वही ये सोचते हुए वह बाहर की ओर निकलने लगता है। वही रूहानी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे आ रही थी और सोचती है, बच्चू जाओ, आज तुम्हारी अच्छे से हजामत बनने वाली है।
आखिर में तुमने उनकी लाडली बेटी को परेशान जो किया है, और मैंने भी अच्छे से भर भर के बखान कर दिया है तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ क्या करेगी, तुम तो सोच भी नहीं सकते हो। इतना बोलकर वह मन ही मन मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे आने लगती है। वही अर्थ दूसरी ओर जा रहा था। तब रूहानी फिर से बड़े ही तहजीब के साथ बोलती है, अरे जहाँ पनाह इस तरफ नहीं, चलिए इस तरफ चलिए, दासी आपके लिए स्पेशल व्यवस्था करके आई है। उसकी बातों को सुनकर अर्थ उसे मुड़कर देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह खूंखार बिल्ली ऐसे कैसे बदल गई है। वह फिर उस ओर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, सामने का नजारा देखकर तो उसकी आंख ही चौड़ी हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह 2 बार अपनी आंखों को मसलता है। उसे लगता है कि चेहरे पर मार खाने की वजह से उसकी आंख भी धुंधली हो गई है। लेकिन फिर भी सामने का नजारा वही था। वही सामने सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो वह उसे अपनी आंखों से ही जलाकर भस्म कर देंगे। वही किया एक साइड खड़ी थी। उसकी पीठ अर्थ की तरफ थी, इसलिए अर्थ किया को नहीं देख पा रहा था। आयुषी की पीठ भी अर्थ की तरफ थी। ये दोनों लड़कियां दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी और वहीं बाकी सब लोग अर्थ को घूर रहे थे। अब अर्थ को यकीन हो जाता है कि उनके सामने उसका पूरा परिवार खड़ा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी उसके दिमाग में याद आता है कि शायद टाइगर ने सबको किडनैप कर लिया है। यानी सच में उसका परिवार ही उसका दुश्मन है और उसने सबको यहाँ किडनैप कर लिया है। रेहान भी यहाँ मौजूद था, इसलिए अब तो उसे 100% श्योर हो गया था। वह गुस्से में चारों तरफ टाइगर को देखने लगता है। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे लग रहा था कि सभी गुस्से में उसे इसलिए घूर रहे हैं कि उसकी वजह से टाइगर उन्हें यहाँ पकड़ कर लाया है। वह गुस्से में चिल्लाता है, टाइगर कहाँ हो तुम? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे परिवार को यहाँ पकड़ कर लाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें हाथ लगाने की? वही उसकी बातों को सुनकर राजसी जी को तो अपना सर पीटने का मन करता है। वह आगे बढ़कर एक तमाचा उसके गालों पर लगाती है और बोलती है, बेवकूफ नालायक कहीं का, यह क्या हरकत है? जब से आया है तब से तेरे पागलपन को हम लोग झेल रहे हैं और हमें नहीं पता था वक्त के साथ साथ तू इतना पागल होता जाएगा। इसीलिए कह रहे थे शादी करके अपना घर बसा ले, जिससे तेरा अक्ल ठिकाने पर रहे, और नहीं रहेगा तो तेरी बीवी तेरा अक्ल ठिकाने पर लगा देगी। पर तू है कि किसी की नहीं सुनता, और देख तूने क्या रायता फैलाया है। वही अपनी माँ की मार खा के अर्थ अपने गालों पर हाथ रख आश्चर्य से अपनी माँ को देख रहा था। वह उनके लिए परेशान हो रहा था और एक तो उनकी माँ उसकी अलग से पिटाई कर रही थी। वही रूहानी और आयुषी अपने मुंह पर हाथ रख के हंस रही थी। रूहानी को हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसलिए धीरे धीरे उसके मुंह से आवाज आ रही थी। वही अर्थ पलट कर देखता है तो रूहानी मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। उसे इस वक्त रूहानी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में उसे घूर कर देखता है और बोलता है, इस तरह दांत निकालने की जरूरत नहीं है। वह मेरी माँ है और वह मुझे मार सकती है। वही रूहानी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलती है, हाँ मुझे पता है, वह तुम्हारी माँ है और वह तुम्हें एक नहीं 2-4 थप्पड़ और मार सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी तुम्हें 2-4 थप्पड़ की जरूरत और है। वही रूहानी की बातों को सुनकर राजश्री जी आश्चर्य से देखने लगती हैं। वह प्यारी सी बच्ची आज पहली बार इतना निडर होकर बोल रही थी। अब उन्हें क्या पता ये प्यारी सी बच्ची कोई प्यारी सी बच्ची नहीं है, बल्कि एक खूंखार शेरनी है, पर उनके सामने भीगी बिल्ली की तरह रहती है। वह अर्थ गुस्से से उसे देखता है। तब राजश्री जी गुस्से में उससे बोलती हैं,
नालायक कहीं का, तू कैसा भाई है, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना बेटा बुलाने में। वहीं उनकी बातों को सुनकर कर राजेंद्र जी भी आगे आते हैं और बोलते हैं, मेरा भी मन कर रहा है तुम्हारे गालों पर थप्पड़ जमा दूं, लेकिन जवान बेटे हो इसलिए नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी हरकत बहुत ज्यादा घटिया है, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। बेचारा अर्थ अपने गालों पर हाथ रखे सबकी बातों को सुन रहा था, पर उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। वहीं रेहान अपनी आंखों को तैर घूरते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी खातिरदारी में कमी रह गई है। वो रूहानी और आयुषी की ओर देखते हुए बोलता है, तुम दोनों को इसे और अच्छे से इसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए थी। वहीं मयंक और अमन भी आगे आते हैं और बोलते हैं, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आप इतना घटिया काम करेंगे। अरे कम से कम अपनी नहीं तो हमारी तो इज्जत का ध्यान रखते। आपकी वजह से माँ पापा को भी कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, आपको तो किसी का ख्याल भी नहीं है। उन सब की बातों को सुनकर अर्थ का दिमाग तो चकराने लगता है। वह जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बस करो बस करो, मुझे कोई मेरी गलती तो बताओ, आखिर में मैंने ऐसा क्या किया है। एक तो यहाँ मेरा किडनैप हुआ है और दूसरे आप सभी किडनैप होकर यहाँ आए हैं, पर लगातार मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे क्या पता है उस टाइगर का आपसे क्या दुश्मनी है, मैं भी तो यही जानने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैं उसे किडनैप करना चाहता था। अब उसकी बातों को सुनकर तो राजेंद्र जी भी उसके गालों पर एक तमाचा लगा देते हैं। यार यहाँ पर तो अर्थ को तबले की तरह बजाया जा रहा है, जबकि बेचारे को यह नहीं बताया जा रहा है कि आखिर में उसकी गलती क्या है। बस जो आता है बजाए जा रहा है। वही अपने पापा से मार खाकर अर्थ का हाथ, दूसरा हाथ भी उसके गाल पर चला जाता है और वह आश्चर्य से अपने पापा को देखता है और बोलता है, डैड आपने मुझे क्यों मारा। तब वह बोलते हैं, नालायक कहीं का, तू टाइगर को किडनैप करेगा इससे पहले मैं तेरा गला ना दबा दूं। वही उनकी बातों को सुनकर अर्थ को समझ नहीं आता ये सब लोग क्यों उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इन लोगों को रोके। वह तो चाहती थी कि इन लोगों को रोके, पर वह आगे बढ़कर कैसे इन्हें रोके। उसे तो इस वक्त अर्थ के सामने जाने से भी शर्म आ रही थी। आखिर में उसने उसे किडनैप करवाया था। वही अर्थ गुस्से में उन लोगों से थोड़ा दूर जाता है और बोलता है, आखिर में आप लोग मुझे इस तरह क्यों बजाए जा रहे हो, मेरी गलती तो बता दो। तब जाके उसकी माँ बोलती है, अरे नालायक तुझे अभी तक तेरी गलती ही नहीं पता चली। तो वह बोलता है, कैसे पता चलेगी, जब मुझे कोई बताएगा तब तो मैं जानूंगा। और वैसे आप लोगों को यहाँ किडनैप करके ये लड़की लाई है, ये सारे फसाद की जड़ ये लड़की है। तभी राजरी जी आंखें दिखाते हुए बोलती है, खबरदार से जो मेरी बच्ची को तूने एक लफ्ज और कहा तो वही अर्थ फिर कुछ कहने वाला था, लेकिन जैसे ही वह अपनी माँ की बातों को ध्यान देता है तो वह तुरंत रुक जाता है और आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखने लगता है और बोलता है, आपने क्या कहा, लगता है मेरा कान बज रहा है। ये कहकर वह अपना कान खुजलाने लगता है। तब राश्री जी उसका कान खींचते हुए बोलती है, तेरा कान नहीं बज रहा है, मैं जो बोल रही हूँ तुझे सही से सुनाई पड़ रहा है। वह मेरी प्यारी बच्ची है और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसके बारे में गलत सोचने की। वही जब अर्थ को अपने माँ की बात के मुंह से दोबारा अपनी बच्ची कहते सुनता है तो वह आश्चर्य से अब टाइगर की ओर देखता है, जहाँ टाइगर अपना सर झुकाए खड़ी थी। वही वह आश्चर्य से उसकी ओर देखकर उसकी ओर अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए बोलता है, अब आप क्या बोल रही हैं। इस वक्त वह बहुत ज्यादा हकला रहा था, उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी राजेंद्र जी बोलते हैं, वह क्या बोल रही हैं, वही बोल रही हैं जो सच है। वह तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर जो अभी अभी घर आई है और तू उसे परेशान करना शुरू हो गया है। मुझे नहीं पता था कि तेरे आने से उसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी।
तेरे आने से उसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर मुझे पता होता तो तुझे यहाँ आने को ही नहीं बोलता। वही अपने पिता के मुंह से ये सब सुनकर तो अर्थ के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वह जिसे अभी तक अपना दुश्मन समझ रहा था और वह जिसे अपने भाइयों के साथ देखकर उनकी गर्लफ्रेंड समझ रहा था, यह उनकी अपनी सिस्टर थी। उसके तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वह आश्चर्य से बस अपनी आंखें फाड़े किया को देखे जा रहा था। वही अभी तक उसने किया का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन थोड़ी देर में किया अपनी नजरें उठाकर उसे देखती है। इस वक्त उसने अपनी आंखों में लेंस नहीं लगाया था। उसकी ब्लू आंखों को देखकर अर्थ का दिल जोरों से धड़कता है। क्या वह अपने मन में सोचता है, क्या यह इसकी असली आंखें हैं? लेकिन मैंने तो इसकी काली आंखें देखी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह क्या बोले। वह शांत बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ा था। तभी उसकी माँ बोलती है, अब बताएगा तू मेरी बच्ची को क्यों किडनैप कर रहा था? अर्थ सकपका जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे। उसे इस वक्त खुद पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वह अपनी बहन को कितना गलत समझ रहा था। हकीकत में उसकी बहन टाइगर थी, एक खुफिया, एक सीक्रेट एजेंट और एक कार रेसर। अभी अर्थ को उसके और आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह लड़की तो अमेरिकन थी और उसकी बहन तो गांव की थी। फिर कैसे ये हो सकता है? वह आश्चर्य से उसकी ओर देख रहा था। फिर वह अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, पर माँ ये तो गांव की थी। वही उसकी बातों को सुनकर राजरी जी तो अपना सर ही पीट लेती हैं और कहती है कि वह गांव ही गांव की नहीं है। ये तो उसके लिए फेक आइडेंटिटी बनाई गई थी जिससे लोग उसका पीछा ना कर सके। वह बहुत ज्यादा स्पेशल है और उसकी बहुत सारी मिस्टीरियस आइडेंटिटी है, जिस वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए वह उसकी नकली पहचान थी। वही उनके मुंह से यह बातें सुनकर अर्थ को अब समझ में आता है। वह ध्यान से किया को देखने लगता है। फिर वह अपनी माँ से कहता है कि माँ इसने मास्क क्यों लगा रखा है? वही उसकी माँ कहती है उसने मास्क इसलिए लगा रखा है कि तुझ जैसा नालायक उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वही अपनी माँ की बातों को सुनकर अर्थ का चेहरा लटक जाता है। उसे इस वक्त खुद पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वही उसे ऐसा देखकर मयंक और अमन मुस्कुराने लगते हैं। उसका भाई अपने आप को बहुत ज्यादा जीनियस समझता था। उसका भाई अपने आप को इतना जीनियस समझता था कि लगता था कि उसे हराने वाला कोई नहीं पैदा हुआ है। लेकिन जब से उसकी बहन उसे मिली है, वह झटके पे झटके दे रही है। शायद उसकी लाइफ में ये पहली बार हुआ होगा, लेकिन अभी तो उसे बहुत सारे झटके और खाने हैं। जैसे जैसे उसे अपनी सिस्टर की आइडेंटिटी पता चलेगी तब उसका क्या हाल होगा। यही सब सोचकर वह लोग मुस्कुरा रहे थे। वही अमन किया के पास जाता है और प्यार से उसे गले लगाकर बोलता है, सिस्टर क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा शांत क्यों हो? तो किया उसकी ओर देखती है और मुस्कुराने लगती है। वही अमन जानबूझकर उसके पास गया था क्योंकि उसे पता था उसका भाई इस वक्त क्या सोच रहा होगा। उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी, लेकिन वह बिल्कुल भी यह बात मानने वाला नहीं है। वह जानता था कि अभी उसने अपनी बहन का चेहरा नहीं देखा है, इसलिए अभी भी उसे उसके साथ कोई अटैचमेंट महसूस नहीं हो रही होगी। लेकिन उसे पता था जैसे ही वह उसका चेहरा देखेगा तो उसकी मासूमियत और उसकी खूबसूरती में किस तरह पागल हो जाएगा कि खुद को उसका सबसे बड़ा गुनाहगार मानने लगेगा और फिर उसे मनाने के लिए वह भी उसके आगे पीछे दौड़ते हुए नजर आएगा। वह प्यार से अपने बहन के चेहरे से मास्क हटा देता है और कहता है, सिस्टर ये भी हमारे भाई हैं, इसलिए इनके सामने आपको मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वही उसकी बातों को सुनकर अर्थ का चेहरा जो अभी तक नीचे था, वह जल्दी से अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखता है।
क्योंकि उसे टाइगर के चेहरे को देखने की बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। लेकिन जैसे ही वह अपने सामने देखता है तो उसकी तो नजरें एक पल के लिए वहीं ठहर जाती है। इस वक्त उसे लगता है जैसे सब कुछ अपनी जगह पर थम गया है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसकी बहन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी ज्यादा खूबसूरत शायद उसने दुनिया में कभी कोई लड़की देखी हो। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा मासूम था। देखकर उसकी उम्र का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था। कोई भी अगर उसे देखे तो मात्र 16-17 साल की ही समझेगा। उसकी मासूमियत इतनी ज्यादा थी कि चाहकर भी कोई उससे दूर ना हो सके। हर कोई उस पर मर मिटने को तैयार हो जाए। उसका चेहरा इतना ज्यादा खूबसूरत था कि दुनिया की हर खूबसूरती उसके आगे फेल हो जाए। अर्थ तो बस अपनी आंखें फाड़े उसे देख रहा था। उसने तो सोचा भी नहीं था मास्क के पीछे इतना ज्यादा खूबसूरत चेहरा है। वह मन में ही सोचता है शायद यही वजह है जो वह हमेशा मास्क लगाकर रखती है। अगर वह अपना ये चेहरा किसी के सामने रिवील कर देगी तो सभी लोग पागल होकर उसके पीछे पड़ जाएंगे। फिर उसकी बहन सेफ कैसे रहेगी? इस वक्त अर्थ एक पजेसिव भाई बन चुका था। उसका तो मन ही नहीं कर रहा था कि वह अपनी नजरें अपनी बहन के चेहरे से हटा ले। वही किया एक नजर उसे उठाकर देखती है। जैसे ही अर्थ और किया की नजरें मिलती है, प्यार और स्नेह से अर्थ का दिल भर जाता है। उसके दिल की धड़कन तेज चल रही थी। वह बहुत ही प्यार से अपनी बहन को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसके पास तो बोलने के लिए लफ्ज ही नहीं थे। तभी अमन मौके का फायदा उठाते हुए बोलता है, सिस्टर हमें पता है भाई ने आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, इसलिए मैं भाई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। वही उसकी बातों को सुनकर किया अमन की तरफ देखने लगती है और अर्थ की तो मानो जैसे सांस ही थम गई हो। उसका भाई क्या कर रहा है? वह उसकी बहन को भड़का रहा है या उसके लिए माफी मांग रहा है? नहीं नहीं, वह समझ चुका है। वह उसकी बहन को भड़का रहा है जिससे उसकी बहन उससे नफरत करने लगे। फिर तभी अर्थ के सामने अब तक का पूरा सीन घूमने लगता है। उसने किस तरह से किया को परेशान किया, किस तरह से वह अपने घर वालों से किया के लिए अपशब्द बोले। उसे इस वक्त खुद पर इतना ज्यादा शर्म आ रहा था कि उसे लग रहा था कि वह कहीं जाकर गड्ढा खंदकर गिर जाए। उसे तो अब नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। क्या उसकी बहन उसे माफ करेगी? और उसे पक्का यकीन था उसके इन नालायक भाइयों ने उसकी बहन को उसके बारे में सब कुछ बता दिया होगा, जो भी उसने अभी तक अपनी बहन के लिए बोला था। ये सब सोचकर ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या उसकी बहन उससे नफरत करेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वह अपनी बहन से दूर नहीं रहेगा। उसकी बहन उसे चाहे जितना नफरत कर ले, वह अपनी बहन को मना कर ही रहेगा। इस वक्त उसके अंदर अपने बहन के खोने का डर भर गया था। वही वह बहुत ही मासूमियत से किया की ओर देखता है। वह उम्मीद कर रहा था कि किया उससे बोले, लेकिन किया उसे एक बार भी अब नहीं देखती है। उसे यकीन हो गया था कि किया उससे नाराज है। वही राजश्री जी प्यार से बोलती है कि बच्चा चलो अब हम चलते हैं। वैसे भी तुम ऑफिस से आई और इतनी ज्यादा थकी थी और इस नालायक के चक्कर में तुम्हारी इतनी ज्यादा भागदौड़ हो गई, तुम थक गई होगी। चलो हम यहाँ से निकलते हैं। इतना बोलकर वह अर्थ को वहीं छोड़कर किया का हाथ पकड़कर वहां से बाहर की ओर लेकर निकल जाती है। धीरे धीरे कर सभी लोग जाने लगते हैं। वहीं रेहान उसे एक वार्निंग लुक देता है। ऐसे लग रहा था मानो वह उसे किया से दूर रहने के लिए वार्न कर रहा है। अर्थ उसे आश्चर्य से देख रहा था। यह उसकी बहन के लिए क्यों इतना ज्यादा पजेसिव हो रहा है? तभी उसे याद आता है वह किया को किस कर रहा था। इसका मतलब वह तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। यानी इसका मतलब ये वाला उसका असली का बॉयफ्रेंड है।
तुरंत ही उसका दिमाग ठनकता है। वह आश्चर्य से रेहान को देखने लगता है। क्या ये डेविल उसकी मासूम बहन को परस्यू कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेविल है, हार्टलेस है। इसके अंदर तो दिल ही नहीं है। वह उसकी बहन को खुश नहीं रख पाएगा। अब इस वक्त अर्थ बिल्कुल किसी पॉजिटिव भाई की तरह सोच रहा था। वह अपनी बहन को कैसे इस डेविल के पास जाने दे सकता है? उसकी बहन कितनी ज्यादा मासूम है। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है उसकी बहन मासूम कहाँ है। वह तो कितनी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी वह उसकी बहन है, इसलिए वह मासूम है। अब धीरे धीरे कर सारे लोग बाहर जा चुके थे। वही अर्थ अपनी सोच में डूबा था। वही रूहानी और आयुष भी उसे एक वार्निंग लुक देती हैं और वहां से चली जाती हैं। जैसे ही अर्थ रूहानी को देखता है, वह कहता है, जंगली बिल्ली कहीं की, इसे तो मैं बाद में देखूंगा। अब समझ में आया ये सब लोग क्यों मेरे पीछे पड़े थे। मैं भी कितना बड़ा पागल था। फिर तभी उसे याद आता है अमायरा का। गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठी बंध जाती है। यानी उस लड़की ने उसकी प्यारी बहन के खिलाफ उसे भड़काया था। ये सोचकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह इन सब सवालों के जवाब तो अमायरा से लेकर रहेगा और उसे एक अच्छा सबक सिखाएगा। यहाँ आने से पहले ही उसने उसके दिमाग में अपनी इस प्यारी सिस्टर के बारे में जहर भर दिया था, जिस वजह से उसने इतनी सारी गलतियां की। लेकिन अब वह कोई गलती नहीं करेगा। ये सब सोचकर वह भी अब घर से निकलकर उनके पीछे जाने लगता है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? ये लोग घर जाकर अब अर्थ की कैसी खिंचाई करने वाले हैं? वही अर्थ किया से कैसे माफी मांगेगा और किया की नाराजगी कैसे दूर करेगा? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोगों ने कहा था कि अर्थ और किया को सामने लाओ। लीजिए, इस एपिसोड में आप लोगों के कहने के मुताबिक मैंने उन्हें आमने सामने ला दिया है। मुझे लगता है इस एपिसोड को सुनकर आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। और अगर आप लोगों को यह एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी स्टोरी में बने रहने के लिए धन्यवाद।